जो लोग जिंदगी की कदर करते हैं वो जानते हैं कि सबसे डरावनी चीज मौत नहीं बल्कि कभी न खत्म होने वाली रिसरेक्शन है। क्योंकि हर कोई लोहे के बक्सों की जेल में बंद है, दिन में 25 घंटे की टॉर्चर झेल रहा है और मरने के बाद उन्हें जबरदस्ती बार बार जिंदा किया जाता है। लेकिन तुमने उस धारा के खिलाफ जाकर इसे एक फ्री ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया। सब तुम्हें पागल कहते हैं, लेकिन तुम्हारा प्लान तो पूरी इंसानियत को बचाने का है। तुम फिर से जिंदा हो गए हो, आखिरकार जिंदा। तुम अचानक जोर जोर से हांफते हुए आंखें खोलते हो। क्या तुम्हारा नाम चेन फैन है? अभी एक पल पहले तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज की स्वर्गीय आपदा का सामना कर रहे थे। एक बिजली की चमक ने तुम्हें राख में बदल दिया और अगले ही पल तुम इस अंधेरी बिना रोशनी वाली जगह पर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। तुम्हारी गर्वित गोल्डन कोर लेट स्टेज की साधना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब तुम सर से पांव तक एक मामूली इंसान हो। चलो चुपचाप खुद को देखकर बोलते क्यों नहीं? सामने वाला आदमी और चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? बताओ। मुझे तुम्हारी पहचान वेरीफाई करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्टर होने के बाद ही खाना पीना मिलेगा। ये मुझे उकसा रहा है। तुम उसे एकटक घूरते हो। तुम्हारा दिमाग तेजी से चलता है। ये कोई सही जगह नहीं है और ये बंदा भी नेक नहीं है। तुम ठंडी हैंसी छोड़ते हुए कहते हो, मेरे सर में दर्द है, पहले थोड़ा पानी दे, पीने के बाद ही बात करूंगा। अचानक वो आदमी घबरा जाता है, जैसे किसी न दिखने वाली चीज से डरता हो। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, तुम सहयोग नहीं कर सकते। तुम सहयोग क्यों नहीं करते? कभी अचानक छत से कई मोटे मोटे मैकेनिकल बाजू नीचे आते हैं और उस आदमी को जमीन पर कसकर दबा देते हैं। मैंने गलती की, मुझे बिजली का झटका मत दो। नहीं, झट एक नीली चमक फूटती है। तुम कोने में सिमटे हुए देखते हो कि कैसे उस आदमी को बेरहमी से हाई वोल्टेज का झटका दिया जा रहा है। कुछ सेकंड के डिस्चार्ज के बाद हवा में जले हुए मांस की तेज गंध भर जाती है। वो आदमी पूरी तरह कोयला बनकर बेजान हो चुका है। उसके तुरंत बाद कमरे में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजती है, रिसरेक्टेड डैनबिन, जन्म 1 अगस्त 2035, दक्षिण पूर्व एशिया। तुम्हारी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। इसका क्या मतलब है? जमीन पर एक अजीब ज्यामितीय पैटर्न हल्की रोशनी से चमकता है और एक शरीर अचानक ही शून्य से दोबारा बन जाता है। वही डैनबिन जो अभी अभी जलकर राख हुआ था, तुम्हारे सामने बिना किसी नुकसान के खड़ा है, बिना किसी कीमत के रिसरेक्शन। तुम इस सदमे से उबर पाते। उससे पहले नया जन्मा डैनबिन अपनी गर्दन घुमाकर तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। देखा, नियमों के मुताबिक अगर मैं तुम्हारी पहचान नहीं उगलवा पाया तो टॉवर के मैकेनिकल बाजू मुझे पूरी तरह खत्म कर देंगे। उसका लहजा बदलता है और वो तुम्हें घूरते हो कहता है, अब तुम्हारी बारी है। तुम छत की ओर देखते हो। झट मैकेनिकल बाजू फिर से प्रकट होते हैं। तुम्हें प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना वो तुम्हें दीवार से जड़ देते हैं। डैनबिन धीरे धीरे एक छिपे हुए कोठे की तरफ बढ़ता है और औजार निकालता है। भाई, मुझे दोष मत देना, टॉवर में हर कोई इससे गुजरता है। वो औजार को सुर्खलाल होने तक गर्म करता है और पास आता है। मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा, कुछ मत छिपाना। अपने माता पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों के नाम सब बता देना, समझे? तुम्हारे दिमाग में सब कुछ तुरंत समझ आ जाता है। तुम मुझे टॉर्चर करके मेरे आसपास के लोगों के नाम उगलवाना चाहते हो ताकि उन्हें भी इस नर्क में रिसरेक्ट कर सको। तुम उसे घूरते हो। बिल्कुल यही। डैनबिन तुम्हारे चेहरे पर बेचैनी तलाशते हुए तुम्हें उम्मीद भरी नजरों से देखता है। इस लांती जगह को टॉवर कहते हैं। इसका एकमात्र मकसद है हर दिन बिना रुके टॉर्चर करना, जलाना, बिजली से झटके देना। अगर तुम मर गए तो तुम्हें रिसरेक्ट कर देंगे और फिर से टॉर्चर शुरू हो जाएगा। ये कभी खत्म नहीं होता। और बता दूं, यहाँ खाना पीना नहीं मिलता तो तुम्हें सिर्फ टॉर्चर ही नहीं होगा, भूख प्यास से भी मरोगे। फिर तुम्हें रिसरेक्ट कर देंगे। संतुष्ट होकर वो सुर्ख लाल औजार उठाता है और बिना हिचकिचाहट के तुम्हारे सीने पर दबा देता है। छन छन मांस तुरंत जलने लगता है। जले हुए की गंध तुम्हारी नाक से टकराती है। कैसा लगा? डैनबिन हांफते हुए पागलपन के साथ पास आता है। अब तुम कबूल करने को तैयार हो, लेकिन तुमने तो पलक भी नहीं झपकाई। तुम उसे बेहद ठंडी नजरों से ऐसे घूरते हो जैसे कूड़ा देख रहे हो। तुम्हारी साधना तो चली गई, लेकिन सैकड़ों साल गोल्डन कोर स्टेज में गड़ी गई तुम्हारी आत्मिक दिव्यता अब भी मौजूद है। तुम दर्द को रोक देते हो। दर्द को अलग करना तुम्हारे लिए सांस लेने जितना सरल है। शारीरिक टॉर्चर, बस इतना ही। तुम्हें दर्द नहीं होता। डैनबिन के चेहरे का जोश जम जाता है। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। वो बेताबी से तुम्हारे पास आता है और पाता है कि तुम्हारे माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद भी नहीं है। तुम एक मजाकिया मुस्कान बिखेरते हो। तुमने गाली नहीं दी, लेकिन उस पल की गहराई और तुम्हारी नजरों ने डैनबिन की मनोवैज्ञानिक दीवार पूरी तरह तोड़ दी। धड़ाम। डैनबिन के घुटने कमजोर पड़ गए और वो सीधे तुम्हारे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी पिछली सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। वो जोर जोर से अपना सर जमीन पर मारता हुआ गिड़गिड़ाने लगा। मुझे सिखाओ बड़े भाई, दादा, प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे सिखाओ कि दर्द को कैसे रोका जाता है। अगर आपने मुझे सिखा दिया तो मैं कुछ भी करूंगा। दर्द का ब्लॉक करना तुरंत एक अमृत बन गया। तुम इस कमजोर बेचारे को ऊपर से नीचे तक देखते हो। सीखना चाहता है, तुमने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि देर सवेर कोई तो तुम्हें इसी तरह टॉर्चर करेगा ना। हाँ हाँ हाँ। डैनबिन ने पागलों की तरह सर हिलाया। इस टॉवर में टॉर्चर चक्रीय है। अभी मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ, लेकिन 10 या 20 साल बाद मुझे ही दूसरों के हाथों टॉर्चर झेलना होगा। ये कभी रुकता नहीं। कहते हैं जो यहाँ सबसे लंबे समय से है उसे बंद हुए 2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 2000 साल बिना अंत, खुद को खोने का मौका न मिलना, भयंकर टॉर्चर सहना, हमेशा होश में रहना, गिरने से ज्यादा जीना डरावना है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी दर्द रोकने की वो कला ने उसे तुरंत समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार किसी साल, किसी महीने, किसी मिनट में अगर उस मिनट सिर्फ एक ही चेन उपनाम वाला पैदा हुआ तो शर्तें पूरी होंगी और फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ खींच लाएगा। वरना एक एक करके 100 उपनाम आजमाए जाएंगे। ये एक क्रूर चाल है। जब तक समय असीमित है
ये फॉर्मेशन इंसानियत के 18 पूर्वजों तक को खोद निकाल सकती है। तभी दीवार पर लगी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन अचानक चालू होती है और एक चकाचौंध करने वाला लाल नंबर दिखाती है 53%। डैनबिन चौंक जाता है, वो जमीन से उछलकर खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें फिर से घबराहट से भर जाती है। नहीं, मैं अब और तुमसे बात नहीं कर सकता। उसने औजार उठाया और पागलों की तरह शारीरिक क्षति की आवाज के साथ तुम्हारे शरीर को फिर से तहस नहस करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर नंबर उछलकर 54% हो गया। देखो, डैनबिन लहूलुहान आंखों से चिल्लाया, जब तक मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ नंबर बढ़ता है। मेरा मिशन है कि 50% से नीचे न गिरे। अगर गिर गया तो छत का हाथ मुझे पूरी तरह खत्म कर देगा। वो जोर जोर से हांफता हुआ औजार को कसकर पकड़े हुए बोला, लक्ष्य पूरा करने के लिए मुझे हर दिन 15 घंटे तुम्हें टॉर्चर करना होता है। हर दिन तुम्हें एक बार पूरी तरह खत्म किया जाता है, क्योंकि पानी खाना नहीं है। मुझे भी हर 2 दिन में खुदकुशी करके शरीर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक 3 साल तुम यहाँ बलि के लिए तैयार शिकार की तरह रखे गए हो। बार बार 3 साल तक टॉर्चर किए गए हो। हर बार जब तुम्हें खत्म किया जाता है, हर बार जब ये कमबख्त फॉर्मेशन तुम्हें वापस लाता है, इस लानती जगह में एक मक्खी भी नहीं घुस सकती। तथाकथित तौवर एक सीलबंद जेल से ज्यादा कुछ नहीं है। तुमने हर तरह से दरार ढूंढी और नतीजा कोई दरार नहीं। 90% लगभग कमरे में ही है। डैनबिन एक बेजान शिकारी कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा, पूरी थकान से तुम्हें निहार रहा है। थकान और ईर्ष्या से भरी नजरों से वो बोला, भाई तुम्हारी ये दर्द न सहने की कला कमाल की है। तुम्हें टॉर्चर करते करते मैं थक कर लगभग मरने लगा हूं और तुम एक आवाज तक नहीं निकालते। वो करवट बदलकर आरामदायक मुद्रा ढूंढने लगा। अब और नहीं सहा जाता, मैं थोड़ी देर सोता हूँ। हमेशा की तरह जब नंबर गिरकर 50% हो जाए तो मुझे जगा देना। चैन से सो। तुमने रूखेपन से जवाब दिया। 3 घंटे बाद तुम्हारा घावों से भरा नश्वर शरीर आखिरकार जवाब दे गया। तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और तुमने जान गंवा दी। उसके तुरंत बाद परिचित इलेक्ट्रॉनिक धुन बजी, रिसेरेक्टेड, उपनाम चेन। जमीन पर ज्यामितीय फॉर्मेशन हल्की रोशनी से चमका। तुम्हारा मांस नए सिरे से रचा गया। जिस पल तुमने आंखें खोली, तुमने कोने में खर्राटे भरे डैनबिन की तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारी नजरें सीधे छत पर टिक गई, उस नियम के मुताबिक जो तुमने इन 3 सालों में जान जोखिम में डालकर पता लगाया था। रिसरेक्शन से लेकर मैकेनिकल बाजू के तुम्हें पकड़ने तक 1.5 मिनट का एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, और वो पल अब है। बिना हिचकिचाहट के तुम अपनी उंगलियों को चाकू की तरह जोड़ते हो और पूरे शरीर के एक्यू पॉइंट्स पर पागलों की तरह वार करते हो। रक्त जलाने की तकनीक, ये एक गुप्त तकनीक है जो तुमने साधना की दुनिया से चुराई थी। तुम अपनी सारी प्राण ऊर्जा जलाकर एक अधिकतम विस्फोट हासिल करते हो। तुम्हारे सारे रोमों से सुनहरी धुंध बिखर कर निकलती है। भले ही अब तुम एक मामूली मानव हो, लेकिन इस पल जीवन जलाने से प्राप्त शक्ति बेहद विभत्स है। तुम बिना देखे पूरा शरीर धुंधली छाया बनकर उस मिश्र धातु के दरवाजे की ओर लपके जो 3 साल से बंद था। एक मुक्का जोर से मिश्र धातु के दरवाजे पर पड़ता है। बूम! एक कान फोड़ धमाका। मोटा मिश्र धातु का दरवाजा तुम्हारे एक मुक्के से चकनाचूर हो गया। उसी समय भारी रिकॉइल फोर्स ने तुम्हारी दाहिनी बांह को तहस नहस कर दिया। हड्डियों और नसों की चरमराहट से दांत खट्टे हो जाएं, लेकिन तुमने बिल्कुल परवाह नहीं की। दरवाजा टूटने की आवाज ने डैनबिन को डर के मारे उछाल दिया। वो मुंह बाए तुम्हें ताकता रहा। तुम क्या कर रहे हो? समय बहुत कम है। तुमने पलट कर भी नहीं देखा। शरीर पर सुनहरी चमक लिए तुम कमरे से बाहर दौड़ पड़े, मगर दरवाजे के बाहर तुम्हारा वर्तमान शरीर तो एक जीवित प्राणी का भी नहीं है। तुम इंसान नहीं हो। बाहर के गार्डों ने एक साथ अपने हाथों की धातु की गोलियां उठा ली। अगले ही सेकंड सैकड़ों लाल लेजर किरणों ने तूफान की तरह सफाया करना शुरू कर दिया। तुम्हारी अभी की रफ्तार से इसे चकमा देने के लिए कम से कम फाउंडेशन स्टेज चाहिए, लेकिन अभी तो तुम सिर्फ जलता हुआ एक मानव शरीर हो। बिना किसी संदेह के तुम तुरंत ही उच्च ताप किरणों से भस्म हो गए। रीस्टार्टेड उपनाम चेन। रोशनी की एक चमक। तुम एक बार फिर कमरे के बीचों बीच बिना किसी खरोच के खड़े थे। तुम्हारे सामने वो मिश्र धातु का दरवाजा जिसे तुमने अपनी जान जलाकर तोड़ा था, बिल्कुल नए जैसा चमक रहा था। जरा भी खरोच नहीं। टावर के उच्च अधिकारियों ने तो प्रकट होने की जहमत भी नहीं उठाई। मानो तुम्हारा अविश्वसनीय प्रहार बस झाड़ी गई धूल का एक कण रहा हो। तुम्हारी छाती जोर जोर से उठ गिर रही थी। तुम उस दरवाजे को घूर रहे थे। तुम कुत्ता नहीं बन सकते, बच नहीं सकते। कोने में डैनबिन तुम्हें राक्षस की तरह देख रहा था और बहुत देर बाद बोला, तुम अभी कैसे बाहर निकलने में कामयाब हो गए? तुमने गहरी सांस ली और अपनी भावनाएं दबा ली। बाहर के वो गार्ड इंसान नहीं है। जो हथियार वो लेकर चलते हैं वो भी इस युग के नहीं है। डैनबिन ने लार निगली। यहां से बच निकलना कोई सिद्धांत तक संभव नहीं है, और बाहर से कोई बचाने भी नहीं आता। तुमने ठंडी आवाज में पूछा, ये क्या स्थापित हो चुका है? डैनबिन ने बार बार सर हिलाकर इनकार किया। ये कमबख्त टावर 2000 साल से पहले बनाया गया था। हम सब मानते हैं कि बाहरी दुनिया शायद अब तहस नहस हो चुकी है। अगर सच में तुम बचकर निकल भी गए तो बाहर कोई जीवित आत्मा नहीं बची होगी। ये बिना बचे लोगों का नर्क है। एक बंद गली, रीस्टार्ट के साथ अनंत टॉर्चर, कुचलने वाली ताकत, और बाहरी दुनिया जिसमें शायद अब जीवन नहीं। तुम ठंडी दीवार से टिक गए, लेकिन तुम्हारे होठों पर एक ठंडी मुस्कान खिंच गई। अगर सामने से टकराना एक बंद गली है तो चलो उनके नियमों को ही उड़ा दें। मैं गहरी निद्रा की अवस्था में जाने की सोच रहा हूँ। तुम डैनबिन को एकटक देखते हुए ऐसे शांत लहजे में कहते हो जैसे रात के खाने की बात कर रहे हो। डैनबिन हक्का बक्का रह गया। ये कैसे होगा?
मेरी आध्यात्मिक आत्मा एक सामान्य इंसान से कहीं बढ़कर है। तुमने उसे अमर साधना की मूल बातें समझाने की जहमत नहीं उठाई, सीधे योजना बता दी। मैं सक्रिय रूप से अपनी चेतना मिटाकर एक सचेत स्वप्न की अवस्था में जा सकता हूँ। इस तरह मैं बाहरी दुनिया को महसूस नहीं करूंगा। भले ही मुझे टॉवर में दसियों सैकड़ों साल चाहे हजारों साल रहना पड़े, वो बस पलक झपकने जैसा होगा। तुमने उसे घूर कर आदेश दिया, अगर टॉवर में कोई विद्रोह हो या बाहर से कोई बचाने आए तो तुम्हें तुरंत मुझे खत्म करना होगा। एक बार जब मेरी जान चली गई तो टॉवर मेरी अवस्था रीस्टार्ट कर देगा और मैं जग जाऊंगा। तो तुम बाहर से किसी के बचाने आने का इंतजार कर रहे हो। डैनबिन ने कड़वी मुस्कान बिखेरी। मैं तो प्रार्थना करता कि धरती ढह जाए, ये बस एक सादृश्य है। अगर कोई मौका आया तो यही हमारा इकलौता छिपा हुआ पत्ता है। तुमने उसे चारा फेंका। अगर तुम उस पर नजर रख सके और स्थिति नियंत्रित कर सके तो जब हम बच निकलेंगे मैं तुम्हें साधना सिखाऊंगा, आसमान में उड़ना और जमीन से बच निकलना। डैनबिन की आंखें अचानक चमक उठी। इस दौरान तुम्हारी अविश्वसनीय क्षमताओं ने उसे पहले तुम्हारी भगवान की तरह पूजा करने पर मजबूर कर दिया था। सौदा पक्का। अगर कोई बदलाव हुआ तो मैं तुम्हें तुरंत खत्म कर दूंगा। अच्छा, अब और बातें नहीं। तुमने आंखें बंद की और एक ऐसी तकनीक चलाने पर जोर दिया जिसे सिर्फ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के महान साधक ही कर सकते थे, आध्यात्मिक आत्मा का पृथक्करण। हालांकि तुम गोल्डन बेबी स्टेज के 7वें चक्र में थे और इस तकनीक को सीमाएं लांघ कर करना बेहद खतरनाक था, मगर यहीं पर यही तुम्हारी असीमित यातना से बचने की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तुम्हारा सर अचानक लटक गया। यही तुम्हारी अंतहीन यातना से बच निकलने की सबसे बड़ी तरकीब बन गई। तुम्हारा सर बिना किसी हरकत के बुरी तरह झुक गया। डैनबिन ने हिम्मत जुटाकर तुम्हारी सांसें जांची। तुम अब भी सांस ले रहे थे, तुम पूरी तरह मरे नहीं थे। तो टॉवर का रिसरेक्शन मैकेनिज्म सक्रिय नहीं हुआ। स्तब्ध। डैनबिन तुम्हें ऐसे देखता रहा जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आई हो। और इसी तरह यह प्रक्रिया तुम्हारा धोखे का कोड बन गई। हर दिन डैनबिन तुम्हें तब तक टॉर्चर करता जब तक तुम्हारी प्राण शक्ति खत्म न हो जाती। रिसरेक्ट होने के बाद तुम 10 मिनट तक जागते और फिर से अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल देते। तुम निष्क्रिय रहते। समय पंख लगाकर उड़ गया और पलक झपकते ही 10 से अधिक साल बीत गए। इस बिना सूरज की रोशनी वाले लोहे के बक्से में समय एक मजाक था। उस दिन तक रिसरेक्ट होने के ठीक बाद आंख खोलते ही तुमने देखा कि दीवार की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर एक लाल रंग की उल्टी गिनती दिख रही थी। 6 घंटे 32 मिनट 17 सेकंड। तुमने कोने में खर्राटे भरे डैनबिन को झिझोड़ा। जाग, स्क्रीन देख। डैनबिन ने सुस्ती में आंखें खोली। जैसे उसकी नजर उन अंकों पर पड़ी, उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया। खत्म, सब खत्म। वक्त आ गया, अगला चक्र शुरू होने वाला है। इसका मतलब क्या है? तुमने भौहें सिकोड़ी। मतलब तुम कह रहे थे मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ? नहीं, वो मुझे दूसरे कमरे में ले जाएगा और दूसरों से टॉर्चर करवाएगा। डैनबिन की आवाज कांप रही थी। भाई, क्या तुम नहीं जानते कि इस टॉवर में बंद लोग कितने विकृत हैं? जो 100 या 200 साल से बंद हैं, वो अभी सामान्य है, पर जो 1000 साल से ज्यादा से यहाँ हैं, उन्हें इंसान भी नहीं माना जा सकता। वो सर से पांव तक दानव है। वो तुम्हारे सामने घुटनों के बल गिरकर तुम्हारी टांगे कसकर पकड़ लेता है। हर दर्जे की दीनता से बोला, भाई उफ, तुम्हारी वो दर्द न सहने की कला सच में मुझे नहीं सिखा सकते। मैं विनती करता हूँ, मैं सच में नहीं सीख सकता। तुमने सर हिलाकर इनकार कर दिया। ये कोई बहाना नहीं था। एक मानव शरीर युवानिन स्तर की आध्यात्मिक तकनीकें सह नहीं सकता। डैनबिन की आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। वो कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर ढह गया और उसकी सांसों तक से निराशा टपक रही थी। आखिरी पलों का फायदा उठाकर तुमने वो सवाल पूछा जो तुम्हें खाया जा रहा था। तुमने मेरा खून बदलने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? तुम क्या चाहते थे? इनाम? डैनबिन की खाली आंखों ने उदासीनता से जवाब दिया। एक नए बंदे को सफलतापूर्वक रीसेट करने पर तुम्हें 1-2 साल और मिल जाते। तुमने कुछ नहीं कहा। उल्टी गिनती सेकंड दर सेकंड बीतती रही। 30 मिनट बचे थे। डैनबिन आखिरकार पूरी तरह टूट गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया और बलि दिए जाने वाले शिकार की तरह दिल दहला देने वाली रुलाई फूट पड़ी। मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। 20 साल। अगले चक्र में मुझे बेरहमी से 20 साल तक टॉर्चर किया जाएगा। मुझे खत्म होने दो। मैं बस हमेशा के लिए खत्म हो जाने का सपना देखता हूँ। तुम चुपचाप उसे देखते रहे। ये परम शक्ति के सामने एक कमजोर का बेबस संघर्ष था। 5 मिनट बचे। डैनबिन ने अचानक सर उठाया। चेहरा आंसू सूंघनी से भरा हुआ, मानो आखिरी जलते हुए कील को पकड़ रहा हो। वो तुम्हें घूरता हुआ गिड़गिड़ाया। ये याद रखना। वो पागलों की तरह चीखा। डर रहा था कि तुम एक शब्द भी भूल जाओगे। मेरा नाम डैनबिन है, बर्फ का बिन। मेरा जन्म 1 अगस्त 2035 को सुबह 9:13 बजे हुआ था। अगर तुम कभी बच निकले तो तुम्हें मुझे रीसेलेक्ट करना होगा। मैं तुम्हारा अधीनस्थ बनूंगा, तुम्हारा सेवक, हमेशा हमेशा के लिए। सुना तुमने? मैं वादा करता हूं। तुमने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया। अगर मैं बाहर निकल सका तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ठीक उसी पल उल्टी गिनती 0 पर पहुंच गई। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। हवा पिघलने की भट्टी जैसी तप्त हो गई। बिना किसी प्रतिरोध की संभावना के तुम और डैनबिन राख में बदल गए। एरी सिलेक्टेड। उपनाम चेन। मैकेनिकल और ठंडी आवाज फिर गूंजी। तुमने गहरी हांफते हुए आंखें खोली। कमरा वही था, लेकिन कोने में डैनबिन अब नहीं था। स्क्रीन फिर चालू हुई। बाईं तरफ चीनी उपनामों की घनी सूची। दाहिनी तरफ जन्म तिथियां बिना रुके खिसक रही थी। वो तुम्हें मजबूर कर रही थी कि तुम इनाम के लिए अपने जैसे इंसानों को बदलने का वो क्रूर खेल खेलते रहो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा दास बनूं। सपने देखो। तुमने ठंडी हैंसी छोड़ी और स्क्रीन को अनदेखा कर दिया। तुम बिना कुछ किए जमीन पर बैठ गए। न जाने कितना वक्त गुजरा। आखिरकार उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने अचानक स्क्रीन बंद कर दी। फिर वो मौत की घोषणा करने वाली इलेक्ट्रॉनिक आवाज कमरे में गूंजी।
रिसरेक्टेड लियू, जन्म 13 मार्च 1980 सुबह 9 बजे। चीनी, अगर पहली बार काम नहीं करता तो दूसरी बार 10 बार, 100 बार उसने अपने आप नंबर दोहराना शुरू कर दिया। एक अथक मशीन की तरह वो उस नाम और तारीख को बार बार दोहराती रही। तुम बर्फीली नजरों से देखते रहे। पूरे 1 महीने के बाद आखिरकार जमीन पर ज्यामिति फॉर्मेशन गहरे लाल रंग की चमक से फूट पड़ा। एक आकृति रोशनी में बुरी तरह ऐंठ रही थी। इनतः वो भौतिक हुई और जोर से जमीन पर आ गिरी। तुम्हारा दिल तन गया। लियू आ चुका था। रोशनी की एक चमक। लियू ने अपना शरीर पुनर्निर्मित किया, लेकिन जमीन छूते ही उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी उंगली काटकर खून निकाला और एक पागल की तरह सुनहरे तरल से जमीन पर अंक लिखने लगा। लिखते लिखते वो बुदबुदाया और उग्रता से गालियां देने लगा, दांतों के बीच बड़बड़ाता रहा। तुम इस विचित्र दृश्य को ठंडी नजरों से देखते रहे जब तक दीवार की रोशनी 60% पर नहीं जल उठी। तब उसने एक बड़ी राहत की सांस छोड़ी और तेजी से 22 जोड़ा। आखिर में छत का मैकेनिकल बाजू अचानक झपटा और तुम्हें दीवार से कसकर जकड़ दिया। तुम क्या कर रहे हो? जमीन पर नंबर लिख रहे हो। मुझे डर है कि तुम उन्हें मिटा दोगे। लगता है तुम अभी अभी टॉवर में आए हो। अब भी दिमाग ठिकाने हैं। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। स्क्रीन पर संख्याएं 60% से गिरने लगी, जल्द ही 50% के करीब पहुंच गईं। टॉवर के नियमों के मुताबिक अब तुम हमलावर हो। अगर तुमने इसे टॉर्चर नहीं किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। करो ये देखकर कि मान सीमा पार करने वाला है। लियू घबरा गया। अगर तुमने अभी मुझे टॉर्चर नहीं किया तो मैकेनिकल बाजू तुम्हें बिजली से जलाकर कोयला बना देगा। तुमने पलके भी नहीं झपकाई। तुम चाहते हो कि मैं इस कमबख्त टॉवर के लिए मुफ्त मजदूरी करूं। सोचो, सबसे बुरा तो यही होगा कि रिस्टार्ट हो जाऊं। वैसे भी मुझे कोई दर्द नहीं होता। चरचर, एक चकाचौंध करने वाली नीली इंद्रधनुषी रोशनी तुरंत फूट पड़ी। हाई वोल्टेज की धारा ने तुम्हारे शरीर को बेरहमी से चीर डाला। जले हुए की गंध तुरंत कमरे में भर गई। लियू ने अपनी आंखें फाड़कर देखी। इंतजार कर रहा था कि तुम चीखोगे और गिड़गिड़ाओगे, मगर तुम बिजली की चमक के बीच बिना किसी भाव के खड़े रहे। पलक तक नहीं झपकी। आखिरी पल में भी जब तुम्हारा शरीर जलकर कोयला बनकर गायब हुआ, तुम्हारी नजर उस पर लगभग धूल के कण जैसी घृणा और दमनकारी भावना से भरी रही। रिसरेक्टेड, उपनाम चेन। रोशनी फिर चमकी और तुम पूरी जान के साथ पुनर्जीवित हो गए। तुमने उदासीनता से अपनी गर्दन घुमाई। लियू हक्का बक्का रह गया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें दर्द नहीं होता। बकवास बंद कर। तुमने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। सीधे मुद्दे पर आओ। जमीन पर ये नंबर किस काम के हैं? तुम्हारी इस अमानवीय और शांत शैली से प्रभावित होकर लियू ने मनोवैज्ञानिक खेल खेलने की हिम्मत नहीं की। उसने सीधे कबूल कर लिया। ये वो सटीक समय है जब हम इस परत के चक्र में दाखिल हुए। उसने लार निगली और तुम्हें घूरा। 15 अगस्त साल 39, 14 घंटे 22 मिनट और 50 सेकंड। मेरे हिसाब के मुताबिक टॉवर में चक्रों का अंतराल हमेशा एक पूर्णांक होता है। इस बिल्कुल सटीक शुरुआती बिंदु से मैं अगले चक्र का ठीक ठीक समय निकाल सकता हूँ। और इसका हिसाब लगाकर क्या फायदा? तुमने रूखेपन से पूछा। हम कैसे बच सकते हैं? गार्डों की खामियों का फायदा उठाकर लियू की आंखों में जोश भराया। वो गार्ड कोई भावना नहीं रखते, बस हर नियम का अक्षरशः पालन करते हैं। अगर नियमावली में नहीं लिखा तो चाहे हम अभी जोर जोर से भागने की योजना बनाएं, वो सुनकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह वक्त गुजरता गया। पलक झपकते ही पूरा 1 साल बीत गया। उस साल के दौरान हर दिन तुम्हें मैकेनिकल बाजू पकड़कर रबड़ की चटाई बना देते, लेकिन तुम लियू को टॉर्चर करने में बहुत आलसी थे। आखिर तुम दर्द रोक लेते थे। बिना कुछ किए सिर्फ मौत का इंतजार करने वाला दर्शक बनना टॉवर का गुलाम बनने से कहीं बेहतर था। मगर तुम्हारी इस बेख्याली की हरकत ने अनजाने में लियू की आखिरी सुरक्षा दीवार पूरी तरह तोड़ दी। वो पूरी तरह यकीन कर बैठा कि तुम बेहद निर्मम इंसान हो और साथ ही तुमने उसकी जान बख्श दी थी। आखिरकार उसने अपना असली तुरूप का पत्ता तुम्हारे सामने खोल दिया। क्या तुमने कभी अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में सुना है? लियू ने आवाज धीमी की। उसका लहजा जोश से कांप रहा था। बाहरी अंतरिक्ष में वहां ऊपर बहुत से बचे हुए लोग हैं जो टॉवर से भाग निकले हैं। अंतरिक्ष स्टेशन। तुमने तुरंत अहम बात पकड़ ली। तुम्हारा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। खुदकुशी करो और फिर ऊपर वाले तुम्हें वहां रीसेलेक्ट कर दें। होशियार। लियू ने जोश में अपनी जांग पर हाथ मारा। ये भागने से कहीं ज्यादा अंतरिक्ष स्टेशन का टॉवर से लोगों को चुराना था। वो हांफते हुए समझाने लगा। अंतरिक्ष स्टेशन की मशीन 1900 से लेकर अब तक के सभी इंसानों को रीसेट करने के लिए जबरदस्ती जन्म तिथि और वर्ग के हिसाब से छांट रही है। जब तक अंतरिक्ष स्टेशन ठीक उसी पल तुम्हारा नाम ले जब तुम यहाँ जान गंवा दो, दोनों तरफ तालमेल बैठ जाएगा। तुम्हें सीधे अंतरिक्ष में खींच लिया जाएगा और पूरी तरह इस नर्क से बच निकलोगे। तुमने तुरंत इस योजना की खामी पकड़ ली। संभावना बहुत कम है। तुमने तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। पूरे इतिहास में खरबों अरबों इंसान, इसमें और लॉटरी जीतने में क्या फर्क है? हाँ, लाखों में एक संभावना ही है। लियू ने लाल आंखों से तुम्हें घूरा। कुछ लोग यहाँ 1000 साल से बंद हैं और कभी कनेक्शन की खिड़की से मेल नहीं खाया, लेकिन यही इकलौती उम्मीद है। हमें जुआ खेलना होगा। तुमने उसे ठंडी नजरों से देखा। तुम्हारी असली योजना क्या है? ये किस्मत पर निर्भर नहीं। अच्छा। लियू की आंखों में चालाकी की चमक आई। उसने बहुत तेजी से बोलना शुरू किया। अंतरिक्ष स्टेशन 1900 से लेकर उपनामों के क्रम में लोगों को पुनर्जीवित करता है। अगर ठीक उसी सेकंड जब वो हमारा नाम ले, हम स्वेच्छा से अपनी जान दे दें, तो हम 100% सिस्टम में घुसकर स्टेशन पहुंच सकते हैं। बस तालमेल बिठाने की बात। तुमने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें कैसे पता कि किस मिनट और सेकंड पर स्टेशन तुम्हारा नाम लेगा?
क्या तुम्हें लगता है जब मैं रिसेलेक्ट हुआ और पागलों की तरह जमीन पर नंबर लिख रहा था तब क्या कर रहा था? लियू ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। यही तो मेरा परम सटीक संदर्भ बिंदु है। 15 अगस्त साल 6139। 2 2 2 2 5 0 सेकंड पर उसने दीवार की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये स्क्रीन हर 36 मिनट में 1% गिरती है। यही हमारी घड़ी है। स्टेशन का एक नियम है, हर मिनट 10 लोगों को रिसेट करना होता है। अगर तुम ये सारा डेटा डालो तो सटीक हिसाब लगाया जा सकता है कि वो ठीक कब हमारा नाम लेंगे। वाह, तुम अंदर ही अंदर हाँफ गए। 1000 साल की साधना में तुमने अनगिनत महान गुरु देखे थे, लेकिन बुद्धिमत्ता के मामले में ये मामूली दिखने वाला आदमी तो एक सच्चा राक्षस था। तुम हिसाब लगा सकते हो? तुमने पूछा कि वो कब होगा। लियू ने बिना रुके तुरंत जवाब उगल दिया। अभी 17 सितंबर साल 6140 है। 1:50 पर मेरा नाम लिया जाएगा। इसी साल 31 दिसंबर रात 1 बजे। और तुम चेन फैन। उसने तुम्हें घूरा 15 फरवरी साल 41 रात 1:06 बजे। मैनुअल ऑपरेशन की गलतियों की वजह से सेकंड तक सटीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस मिनट के भीतर लगातार अवस्था समायोजन से पक्का काम करेगा। अद्भुत। बिना वक्त गंवाए तुमने उसकी तरफ मुट्ठियां जोड़ी। उस दिमाग को मेरा सलाम। इसके बाद समय नजदीक आता गया। 31 दिसंबर साल 6140 रात 1 बजे। लियू की नियत तारीख में बस 1 घंटा बाकी था। तुमने एक छिपी जगह से औजार निकाले और हाथ में तौले, किसी भी पल वार करने को तैयार। जो तकनीकें मैंने तुम्हें सिखाई थी वो अच्छी तरह याद है ना? जाने से पहले लियू ने बुरी तरह पसीना बहाते हुए औजार पकड़े हुए पूछा। जिस पल स्क्रीन पर संख्या 59% से उछलकर 58% हुई, लियू पागलों की तरह सेकंड सेकंड गिनने लगा। 1 2 3 119 तक पहुंचते ही अब मुझे खत्म करो। उसने अचानक सर उठाया। आंखें खून से भरी थी। हाँ, बिना हिचकिचाहट के तुमने चाकू से उसे छेद दिया। लियू तुरंत ढह गया। रिसरेक्टेड लियू। इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। लियू ने घेरे में अपना शरीर दोबारा बनाया। नाकाम। समय में गड़बड़ी हुई। फिर से जल्दी। जमीन छूते ही वो तुम पर चीखा। तुमने फिर वार किया, काम नहीं आया। वो तुरंत फिर रिसेक्ट हो गया। जारी रखा। यह नियति के खिलाफ एक रेस थी। तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तीसरी बार तुमने उसे गंभीर रूप से घायल किया। सेकंड भर बाद रिसेक्टेड लियू। जन्मा 1980। मैकेनिकल आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार जब रोशनी छंटी कमरा खाली था। किसी का नामो निशान नहीं था। इसके बावजूद इलेक्ट्रॉनिक आवाज जैसे अटकी हुई रिकॉर्डिंग लगातार 2 दिनों तक लियू का नाम दोहराती रही, मगर अब उसे इस कोठरी में वापस नहीं ला सकी। वो कामयाब रहा। अपने नश्वर दिमाग से इस इंसान ने इस दिव्य जाल में सेंध लगा दी। पलक झपकते ही अगले साल 15 फरवरी आ गया। टावर के गार्ड पूरी तरह बेकार थे और उन्होंने तुम्हें कोई नया साथी नहीं दिया। तुम वहां चुपचाप बैठे स्क्रीन को ताकते रहे। रात 1:06 बजे वक्त आ पहुंचा। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलता। आंखों में खुंखारपन भरे तुमने खुद पर जानलेवा वार किया। साथ ही बिना हिचकिचाहट के तुमने रक्त जलाने की महान तकनीक सक्रिय कर दी। तुरंत अपनी सारी प्राणशक्ति निचोड़ ली। धम। तुम घबराहट के बीच गिर पड़े। रिसरेक्टेड चेन फैन। रोशनी की चमक। तुम कोठरी में बिना खरोच के खड़े हो। पहला प्रयास नाकाम। तुम्हारे भीतर गुस्से की एक हिंसक लहर दौड़ती है। आधा सेकंड भी गंवाए बिना तुम जमीन से औजार उठाकर सीधे खुद पर हमला करते हो। दूसरा प्रयास भी नाकाम। फिर पूरी तरह पागलपन में डूबकर तुम तीसरी बार खुद पर वार करते हो। तभी अचानक एक बदलाव होता है। शरीर को जबरदस्ती दोबारा बनाने का वो परिचित फॉर्मेशन का एहसास गायब हो जाता है। उसकी जगह एक बेहद हिंसक खिंचाव बल तुम्हारी आत्मा को पकड़कर ऊपर उठा लेता है। तुम सीमा पार कर चुके हो। कोठरी की धातु की छत। तुम्हारी आत्मा निरंतर ऊपर उठ रही है। तेज चढ़ाई में आखिरकार तुम इस नर की पूरी तस्वीर देख पाते हो जिसने तुम्हें 10 सालों से भी ज्यादा वक्त तक सताया है। सच में ये सैकड़ों मंजिलों वाली काली धातु की एक मीनार है जिसमें हजारों लोहे के बक्से ठोंसे हुए हैं। उनमें जीवित इंसान बंद है, टॉर्चर सह रहे हैं। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मीनार के शिखर से बाहर आती है और ऊपर जाकर सारी धरती की सतह को निहारती है तो तुम्हारे चेहरे का उमंग तुरंत जम जाता है। एक बेहद भयावह सिहरन तुम्हारी आत्मा में फैल जाती है। तुम चारों तरफ देखते हो। पृथ्वी की तबाह सतह वो खंडहर नहीं बल्कि स्टील के जंगल की तरह खड़ी हुई है। अनगिनत काली मीनारें, हजारों लाखों। ये महज एक जेल नहीं बल्कि खरबों अरबों मानव आत्माओं को कैद करने वाला एक अंतहीन नर्क है। रिसरेक्टेड चेन फैन। तुम अचानक आंखें खोलते हो। इससे पहले कि तुम आसपास देख पाते तुम्हारे कानों में एक जानवर जैसी दहाड़ फूट पड़ती है। तुम सर घुमाकर अपने बगल में देखते हो। अभी रिसरेक्ट हुआ एक आदमी पैकल जानवर की तरह जमीन पर लौट रहा है। वो बेचारा टावर की टॉर्चर से अपनी सुध बुध खो चुका है। इसके बाद कई ताकतवर आदमी अंदर घुसते हैं और उसे जमीन पर कसकर पकड़ लेते हैं। साथ ही सफेद पोशाक में एक मीठी शक्ल वाली औरत तेजी से अत्यंत कोमल आवाज में पास आती है। बस शांत हो जाओ। तुम टावर से बाहर आ चुके हो। तुम सुरक्षित हो। इस छलपूर्ण सांत्वना से
वो आदमी सचमुच धीरे धीरे हाथ पांव मारना बंद कर देता है। औरत उठती है और तुम्हारी तरफ मुड़ती है। भले ही वो ऐसे पागलपन भरे दृश्यों की आदी है, उसके होठों की पेशेवर मुस्कान अब भी बेदाग है। हेलो, आसमानी अंतरिक्ष स्टेशन पर आपका स्वागत है। मैं मनोवैज्ञानिक यांसी हूं। तुम धातु की दीवार से आधे टिके हो, अपनी नजरों को धुंधला और सावधान रखते हुए। जानबूझकर तुम कुछ नहीं कहते। यांसी, जिसे साफ तौर पर इसकी आदत है, कहती है, अभी अभी टॉवर्स निकले हो। जैसे ही वो ये कहती है, सारा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। उस इंसान को पकड़े हुए ताकतवर आदमी एक साथ सर घुमाकर तुम्हें घूरते हैं। यांसी मौके पर स्तब्ध रह जाती है। उसकी पेशेवर मुस्कान जम जाती है। असंभव, तुम टॉवर से बाहर आए हो। इतने शांत कैसे हो सकते हो? जरा भी भावनात्मक पतन का आभास नहीं। क्या तुम अभी अभी टॉवर में गए थे और तुरंत बाहर निकाल लिए गए? तुम ठंडी हंसी छोड़ते हो, बेहद शांत लहजे में। लगभग 20 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं माना जाता। बहन, कमरे में सांस खींचने की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे प्रति यांसी की नजर पूरी तरह बदल जाती है, एक आश्चर्य के साथ जो मुश्किल से अपनी दीवानगी छिपा पाती है। 20 साल, एक पूरा चक्र, और नतीजा एक सामान्य इंसान। वो गहरी सांस लेती है और अपनी बोलने की रफ्तार बढ़ा देती है। मैंने 2 साल मनोवैज्ञानिक के रूप में काम किया है। टॉवर से बाहर निकलने वालों में से 10 में 9 को तो सीधे मानसिक अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। तुम्हारी मानसिक मजबूती तो इंसानी हद से परे है। इसके बाद वो अंतरिक्ष स्टेशन के नियमों के मुताबिक तेजी से अपने बाजूबंद को छूती है। इस प्रथम श्रेणी की मानसिकता के साथ तुम्हें सबसे अच्छा व्यवहार मिल सकता है। मैं तुम्हें सीधे एसडी श्रेणी देती हूँ। क्या कोई आपत्ति है? अच्छी नौकरी पा सकता हूँ। बेशक नहीं। तुम बिना लाग लपेट के जवाब देते हो। नाम? चेन फैन, बिना हिचकिचाहट के। उसके स्पष्टीकरण के अनुसार रिसिलेक्शन फॉर्मेशन आत्मा की पहचान से जुड़ा है, तो नाम असली हो या नकली कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, चेन फैन, तुम्हारे पास पहले क्या कौशल थे? यांसी तुम्हें घूरती है। यही तुम्हारी श्रेणी तय करता है। तुम्हारा दिमाग पूरी रफ्तार पर काम करता है। अपने पिछले जीवन में तुम साधना की दुनिया के एक प्रतापी व्यक्ति थे। बड़ी किस्मत से तुम्हें प्रेम चक्कर नहीं आते, पर आसमान जमीन की ताकत चुराने की कला में माहिर थे। लेकिन इन नश्वर इंसानों से साधना की बात करना पूरी तरह बकवास है। क्या तुम्हें जड़ी बूटी उगाने का ज्ञान है? तुमने सबसे मिलता जुलता विकल्प चुना, पादप आध्यात्मिक किसान, एक पेशा। यह अंतरिक्ष स्टेशन पर एक तकनीकी काम है। अगर गड़बड़ की तो हालत खराब होगी। यांसी भौहें सिकोड़ती है, फिर भी तुरंत तुम्हें संग्रह में दर्ज कर लेती है। आधे घंटे बाद तुम्हें तथाकथित जीवन क्षेत्र में लाया जाता है। तुम्हारे सामने नजरों की हद तक फैला एक धातु का गलियारा है। तुम्हारा आवास मात्र 4 वर्ग मीटर का लोहे का एक कैप्सूल है। नीचे बिना किसी निस्ता का एक सार्वजनिक क्षेत्र है। इस लांती जगह में प्रजनन तो गैर कानूनी है। सब लंबी उम्र जीते हैं। मौज मस्ती की इच्छा किसे है? जिंदा रहना ही एकमात्र प्रवृत्ति है। तुम्हें बेबस होकर मान लेना पड़ता है। यांसी कैप्सूल के दरवाजे पर रुकती है और बेहद गंभीरता से तुम्हें चेतावनी देती है। सुनो, अंतरिक्ष स्टेशन पर सारा खर्च अंकों पर निर्भर है। खाना, पानी पीना, नहाना, सब अंक काटता है। और बस यही नहीं, वो सर के ऊपर के वेंटिलेशन पैनल की तरफ इशारा करती है। सांस लेना भी ऑक्सीजन खपत करता है। तुम्हारा सामान्य मेटाबॉलिज्म गैस छोड़ता है। जब तक तुम जिंदा हो और सांस ले रहे हो, सिस्टम अपने आप तुम्हारे अंक काटता रहेगा। तुम सुनते हो और मन ही मन फुफकारते हो। इन लोगों ने हिसाब हद दर्जे का लगा रखा है। जीने के लिए भी सांस कर चुकाना पड़ता है। और अगर अंक खत्म हो गए, तुम ठंडी आवाज में पूछते हो, तो वो सीधे तुम्हारी जान ले लेंगे और तुम्हें वापस टॉवर की जेल में भेज देंगे। यांसी बर्फीले लहजे में जवाब देती है। टॉवर में तुम्हें फिर से सक्रिय होने के लिए सैकड़ों हजारों साल इंतजार करना पड़ेगा और किस्मत का साथ भी चाहिए। ये कहते हुए वो अचानक आवाज धीमी करके तुम्हारे करीब आती है। लेकिन अगर तुम मेहनत करो और लाखों अंक बचा लो, तो जब कभी गलती से तुम्हारी मौत हो, तो अंतरिक्ष स्टेशन तुम्हारे अंकों का इस्तेमाल करके वक्त खरीदेगा। वो 24 घंटे तुम्हारा नाम लेंगे और तुम्हें जबरदस्ती जगा देंगे। तुम तुरंत समझ जाते हो, अंक ही जिंदगी है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग पागलों की तरह काम करते हैं। चेतावनी के लिए शुक्रिया, तुम रूखेपन से जवाब देते हो, आंखें सिकोड़े हुए। यांसी तुम्हारी चाकू जैसी तीखी प्रोफाइल को देखती है और अचानक हल्की हंसी हंसती है। उसकी निगाहें साजिशी हो उठती हैं। मुझे तुम्हारा ये कुशल अंदाज काफी पसंद आया। अगर आज रात तुम बोर हो रहे हो, तो कभी भी संपर्क करना। मैंने तुम्हें टर्मिनल में जोड़ लिया है। ये कहकर वो हल्के कदमों से चली जाती है। तुम उसकी पीठ देखते हो। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं होता, बल्कि तुम व्यंग्य से हंसना भी चाहते हो। औरतें, तुम्हारे पिछले साधना जीवन में एक गोली परिशोधित करवाने के लिए साधिकाएं स्वेच्छा से पेश होती थी। इतनी ज्यादा कि 9वें स्वर्ग तक कतार लग जाती थी। तुम इस तरह के निम्न स्तर के उलझावों का पूरी तरह तिरस्कार करते हो। अब तुम्हारे दिमाग में बस एक ही चीज है, शक्ति। तुम जोर से कैप्सूल का दरवाजा बंद करते हो, आंखें मूंदकर वातावरण का आभास करते हो। आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह खत्म है। यहाँ साधना के लिए रत्ती भर भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। तुम अचानक आंखें खोलते हो और तुम्हारी नजरों से बेहद खतरनाक रोशनी की एक चमक गुजरती है। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा पारंपरिक साधना शिखर पर वापसी के लिए अंत का इंतजार करना है, तो बस 2 ही रास्ते हैं। पहला, सामग्री ढूंढो। एक रसायन भट्टी खोजो और जबरदस्ती आध्यात्मिक औषधियां परिशोधित करो।
दूसरा, तुम एक दिल दहला देने वाली मुस्कान बिखेरते हो। अंधेरे साधना के मार्ग पर चल पड़ो। अगली सुबह तुम यांसी के पीछे पीछे अंतरिक्ष स्टेशन के सबसे निचले स्तर के हरित क्षेत्र में जाते हो। यहाँ सब तरह की फसलें और शैवाल लगे हैं, खासकर ऑक्सीजन पैदा करने और अपशिष्ट जल के उपचार के लिए। तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए यांसी ने आज एक खास पोशाक पहनी है। उसने घुटनों तक के मोजे पहने हैं जिनसे युवा आवा छलक रही है। कल रात क्या किया? चलते चलते वो अचानक तुम्हारे सामने रुक जाती है, थोड़ी निराश होकर। मैंने तुम्हें इतने मैसेज भेजे, तुमने एक का भी जवाब कैसे नहीं दिया? नखरे दिखा रहे हो क्या? मैं आज अच्छी लग रही हूँ? तुम पलके तक नहीं उठाते। तुम्हारी नजर बेहद ठंडी और कठोर है। बकवास बंद करो, अब से मैं बहुत व्यस्त रहूंगा। प्रेम चक्कर के लिए वक्त नहीं है। तुम्हारे नेक इरादे की कद्र करता हूँ, लेकिन अब और मैसेज मत भेजना। अगर जीना है, ताकतवर बनना है, तो औरतें सिर्फ तलवार निकालने की रफ्तार पर असर डालती हैं। यांसी तुम्हारे इस सीधे इनकार पर अपने होंठ चबाती है। तुम्हें एक जटिल नजर से देखकर चुपचाप रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो हरित क्षेत्र के प्रांगण के सार्वजनिक टर्मिनल के सामने पहुंचते हैं। नए लोगों को प्रवेश परीक्षा देनी होती है। यांसी ठंडे चेहरे से तुम्हारी जानकारी दर्ज करने में मदद करती है। बचने का कोई रास्ता नहीं, जाओ निचले स्तरों में मजदूरी करो, अभी शुरू करो। हालांकि मेरी स्क्रीन टिमटिमाती है। एक भारी पिक्सल से ढकी काली आकृति उछलती है। साफ तौर पर यह अंतरिक्ष स्टेशन का कोई उच्च अधिकारी है। तुम चेन फैन हो। फाइल कहती है तुम्हें साधना का ज्ञान है। छाया की आवाज मैकेनिकल ठंडक से गूंजती है। थोड़ा बहुत पढ़ा है। अच्छा, तुम सिर्फ एक स्क्रीन तो नहीं बल्कि समझदार लगते हो। मैं जानता हूं ये क्या कर सकता है। ये मूल को मजबूत करता है, सूजनरोधी है, स्वाद हल्का और प्रकृति ठंडी है। खाई जा सकती है, लेकिन स्वाद बदतर है, खासकर ठंडे शरीर वाली औरतों के लिए। ज्यादा खाने पर आधी जान जा सकती है। यह सुनकर बगल में खड़ी यांसी की आंखों में तिरस्कार की चमक आई। शायद सोच रही थी कि तुम बना रहे हो, मगर स्क्रीन पर छाया अचानक ठिठक गई। कई मिनट तक वो डिस्कनेक्ट रही। दोबारा जुड़ने पर उसकी आवाज में एक अनोखी भावना घुली हुई थी। क्या तुमने पहले कभी सुनहरी शैवाल देखी है? वो चीजें जो हर नाली में पाई जाती हैं, क्या उन्हें देखना मुश्किल है? तुमने पूछा। और तुम कमांडर बिना काम किए दिन भर में 1000 अंक कमा लेते हो। 1000 अंक। तुम मन ही मन हंसे, बिना कोई अहमियत दिए, क्योंकि तुम्हारे प्रवेश करते ही पहले सेकंड से तुम्हारा पूरा ध्यान प्रांगण के कोने में पड़ी कई अपरिचित शैवाल और लाल पीली जड़ी बूटियों पर टिक गया था। भले ही कमजोर थी, पर तुम गलत नहीं हो सकते थे। ये आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इस जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले पौधे थे। इन्हें अवशोषित करते ही तुम आयु शोधन की प्रारंभिक अवस्था के कगार पर पहुंच सकते थे। ध्यान न खींचे, इसके लिए तुम सूर्यास्त तक रुके रहे, और जब सब हरित पौधा क्षेत्र से चले गए, तुम दौड़कर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले शैवाल के पात्र के पास गए और पालथी मारकर बैठ गए। तुमने आंखें मूंदी और अचानक लाल पीला आसमान निगलने की कला सक्रिय कर दी। अपने पिछले जीवन में तुम्हारे पास शिशु केंद्रक अवस्था के साधक का आधार था। दोबारा साधना का मार्ग पकड़ना तुम्हारे लिए पानी पीने जितना सरल था। महज कुछ सांसों में उन पौधों की आध्यात्मिक ऊर्जा जबरदस्ती निकाली गई और सफेद धुंध की लड़ियां बनकर तुम्हारे रोमों के रास्ते पागलों की तरह तुम्हारे दांतयान में घुसने लगी। एक भंवर मुर्गी के अंडे के आकार का तुरंत बन गया। तेज, बस जरा सी कमी थी। तुमने दांत भींचे और एक ही झटके में दरवाजा तोड़ने की तैयारी की, सीधे आय शोधन प्रारंभिक की दहलीज पार करने के लिए। एक्सक्यूज मी, क्या आप चेन फैन हैं? एक बेहद अचानक पुरुष स्वर अचानक तुम्हारे पीछे फूट पड़ा। तुमने जोर से आंखें खोली और मन ही मन कोसा। अपनी आंखों का पागलपन दबाते हुए तुम मुड़े। मैं ही हूं, कहना जो है जल्दी कहो। तुम्हारे सामने बेदाग काले सूट में एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने तुम्हें गौर से 2 बार निहारा। अपनी आवाज धीमी करके मनाने वाले लहजे में बोला, मैं पृथक्करण संगठन से हूं, चेन फैन। क्या तुम्हें हमारे साथ जुड़ने में दिलचस्पी है? कभी नहीं सुना? हटो। तुमने 4 ठंडे शब्द उगल दिए और जारी रखने के लिए मुड़ गए। तुम्हें लगता है मर मिट कर लड़ने से तुम अंतरिक्ष स्टेशन पर जिंदा रह सकते हो। मूर्ख मत बनो। उच्च अधिकारी पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके हैं। उन्होंने कभी इंसानियत को वापस धरती पर ले जाने के बारे में सोचा ही नहीं। तुम एक पल को रुके, आंखें सिकोड़ी। उस आदमी ने तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर और जोश में आकर कहा, हम जैसे निचले तबके के लोग मरते ही वापस टावर की जेल में फेंक दिए जाते हैं यातना सहने के लिए, लेकिन उच्च अधिकारी वो सारे कुलीन संसाधनों पर एकाधिकार जमाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी उनके सेवक बने रहें। सूट पहने आदमी की इस मनाने की कोशिश पर तुम ठंडी नजरों से देखते रहे, बिना एक शब्द कहे। सूटधारी कोई प्रतिक्रिया न देख अचानक एक कदम बेहद तेजी से पास आया। पूरा अंतरिक्ष स्टेशन 3 स्तरों में बांटा है। तीसरा स्तर, हम मजदूर हैं, हम जान जोखिम में डालकर अंक कमाते हैं ताकि पुनर्जन्म पा सकें। दूसरा स्तर, करीबी लोग हैं, उन्हें पुनर्जन्म में प्राथमिकता मिलती है। और पहला स्तर, उसे किसी ने नहीं देखा, वो बिना पिक्सल के बात तक नहीं करते, वो बिना कुछ किए अनंत बार पुनर्जन्म लेते हैं। सारे उच्चतम संसाधनों पर उन्हीं का कब्जा है। और क्यों? तो क्या तुम्हारे लहजे में जरा भी भावना नहीं झलकती? तुम 20 साल टावर में रह सकते हो और ऐसे स्तर का मूल्यांकन पा सकते हो। तुम कोई आम इंसान नहीं,
सूट वाला आदमी तुम्हें घूरता है। पृथक्करण को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं। पहले तुम्हें एक जानकारी देता हूँ, स्वागत उपहार के रूप में। वो बर्फीले लहजे में आवाज धीमी करता है। कल रात उच्च अधिकारी रिहायशी इलाके में अतिसूक्ष्म जेलीफिश छोड़ेंगे। वो असंगत जीव दीवारों को भेद सकते हैं, बेहद जहरीले हैं। जानबूझकर वो हताहत करते हैं ताकि निचले तबकों में दहशत फैले। तब सब लोग पागल कुत्तों की तरह अंक बटोरने का काम करेंगे, यिन को यांग में बदलना। अचानक हरित क्षेत्र की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। सिर्फ 2 मध्यम आपातकालीन लैंप बजते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर पर्याप्त बिजली नहीं है। रात में कार्य क्षेत्र की बत्तियां और कैमरे बंद हो जाते हैं। मैंने इसी पल का फायदा उठाकर तुमसे मिलने आना था, बस यहीं तक। अपना ख्याल रखना। सूट वाला आदमी प्रांगण की तरफ सर उठाकर देखता है, मुड़ता है और अंधेरे में विलीन हो जाता है। उसके कदमों की आहट तेजी से दूर होती जाती है। कैमरों की बिजली गुल। आसमान मेरी मदद कर रहा है। तुम तेजी से मुड़ते हो और कोने में आध्यात्मिक आभा वाले उस पौधे पर नजरें गड़ा देते हो। बिना हिचकिचाहट के तुम पालथी मारकर बैठ जाते हो। तुम्हारे शरीर के भीतर लाल पिंजर आसमान निगलने और उपाधि का चक्र पागलों की तरह घूमता है। बची खुची आध्यात्मिक आभा जैसे किसी पंप से जबरदस्ती निचोड़ी गई हो, हवा के रूप में तुम्हारे रोमों से उग्रता से प्रवेश करती है। तुम्हारे बैंगनी भवन में अंडे के आकार का भ्रमर जोर से घूमने लगता है। दबाओ, तोड़ो, तुम दिल की गहराई से चीखते हो। बूम, गैसीय द्रव्यमान तुरंत तरल में बदल जाता है और एक धारा बनकर तुम्हारे शरीर की हर हड्डी को धोता है। इनको तरल में संघनित करना प्रशिक्षण सफल रहा, तुमने कर दिखाया। बहुत दिनों बाद अपने शरीर में शक्ति का एहसास करके तुम अचानक आंखें खोलते हो। तुम्हारी पुतलियों में सुनहरी चमक फूट पड़ती है। तुम दाहिना हाथ उठाकर 10 मीटर से ज्यादा दूर हवा में रखी सिंदूरी और पीली आध्यात्मिक घास को निशाना बनाते हो और कसकर पकड़ते हो, मानो अनगिनत झटके दे रहे हो। आध्यात्मिक घास बिना हवा के हिलती है, अंतरिक्ष पार करती है और तुरंत तुम्हारी हथेली में मजबूती से आ गिरती है। तुम घास जेब में रखते हो, हाथ जेबों में डालते हो और जैसे कुछ हुआ ही न हो लंबे डग भरते हुए वापस रिहायशी इलाके की तरफ चल पड़ते हो। तुम्हारे आवाज पर पहुंचते ही दरवाजा खुलता है। तुम्हारी भौहें तुरंत सिकुड़ जाती हैं। बिस्तर पर कोई बैठा है, यांसी है। उसने आकर्षक और सुंदर कपड़े पहने हैं। वो सर झुका है, अस्त व्यस्त हालत में तुम्हारे बिस्तर पर बैठी है। उसकी नजरें प्रलोभन भरी हैं। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम बिना किसी भाव के पूछते हो, तुम मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे तो मैं तुम्हारे टर्मिनल का पासवर्ड लेकर खुद ही अंदर आ गई। यांसी बिना इरादा छिपाए कहती है। वो कमीज के बटन खोलने हाथ बढ़ाती है। अंदर ही अंदर क्या बना रहे हो? तुम सख्त गाली देते हो। ये औरत लगभग आधे घंटे से यहाँ है। अगर जल्दी जेब की आध्यात्मिक घास को परिशोधित नहीं किया तो आध्यात्मिक आभा खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पास इसके साथ वर्जित काम करने का वक्त किसके पास है? तुम गुस्से में उसे बाहर निकालने ही वाले थे, तभी अचानक छत की बत्ती बुरी तरह टिमटिमाने लगती है और एक तेज बिजली की धारा की आवाज गूंजती है। पूरा रिहायशी क्षेत्र का प्रांगण रोशनी और परछाइयों के बीच भयावह माहौल में डूब जाता है। यांसी अचानक ठिठक जाती है। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। वो कपड़े कसकर पकड़ लेती है और बुरी तरह कांपने लगती है। ओवर वोल्टेज, ये ओवर वोल्टेज है। कोई असंगत प्राणी रिहायशी इलाके में घुस आया है। असंगत प्राणी। तुम्हारी आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। कल रात तो नहीं होना था, जल्दी छिपो। यहाँ से डर से कांप रही है। किससे छिपूं? तुम उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उठा लेते हो। तुम्हारा लहजा हिंसक है। अगर ये अतिसूक्ष्म जेलीफिश है तो ये टिन का डिब्बा कोई पनाह नहीं माना जा सकता। तुम्हारा बोलना समाप्त ही हुआ था कि प्रांगण में गहरे समुद्र की किसी विशाल वेल जैसी एक आकाशीय और लंबी ध्वनि फूट पड़ी। तुमने दरवाजे पर लात मारी और बाहर देखा। कम वक्त कई 10 मीटर ऊंची अर्ध पारदर्शी विशाल जेलीफिश भूतिया आकृतियों की तरह हवा में तैर रही हैं। सैकड़ों स्पर्शक हर जीवित प्राणी पर सीधे निशाना साधे हुए हैं। यांसी चीखती है और सहजवृत्ति से बाहर धातु की सीढ़ी की तरफ भागती है। तुम्हारा कमरा गलियारे के सबसे ऊंचे बिंदु पर है, जमीन से 10 मीटर से भी ऊपर। सीढ़ी उतरने में कम से कम आधा मिनट लगेगा और एक जेलीफिश का एक स्पर्शक पहले ही बगल की दीवार भेदकर सीधे तुम लोगों की तरफ बढ़ रहा है। वक्त नहीं है, मुझे कसकर पकड़ो। कहते हुए तुमने एक हाथ यांसी की पतली और कोमल कमर से लपेटा। उसे प्रतिक्रिया का मौका दिए बिना तुम सीधे धातु की रेलिंग पर लात मारते हो। धम। यांसी की दिल दहलाने वाली चीखों के बीच 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई से तुम बिना हिचकिचाहट के छलांग लगाते हो। हवा तुम्हारे कानों में साए साए करती है। जमीन पर गिरने के पल में तुम्हारे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा गुस्से से फट पड़ती है और उसकी टांगों को मजबूती से दबा लेती है। एक धीमा धमाका। तुमने धातु के फर्श पर एक गड्ढा छोड़ दिया। मजबूती से जमीन पर उतरकर बिना एक खरोंच, बिना घुटने भी मोड़े तुमने यांसी को छोड़ दिया और छत की तरफ देखने के लिए सर उठाया। उन विशाल जेलीफिशों पर तुम्हारे होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान खिंचाई। यांसी ने सहजी चीख मारी, दहशत में आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल उन्हें पूरा खोल दिया। उसने पाया कि वो सही सलामत जमीन पर गिरी है। वो स्तब्ध होकर तुम्हें देखती रही और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। पता नहीं ऊंचाई से गिरने की उत्तेजना से या तुम्हारे प्रभावशाली आलिंगन से उसका दिल विचलित हो गया। क्या देख रही हो? तुमने उसकी तरफ ध्यान दिए बिना फुंफकारा। औरतों की सोच। तुमने उसकी बांह पकड़ी और घसीटते हुए मोड़ पर आपातकालीन निकास की तरफ बढ़ चले। रिहायशी क्षेत्र का प्रांगण पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। अनगिनत लोग लोहे के बक्सों से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहे थे। निकासी गलियारे के दरवाजे के पीछे तुमने तेजी से सर घुमाया और प्रांगण के नरसंहार को एकटक देखा। बेशक ये अब तक का सबसे घिनौना भोजन तरीका था जो तुमने देखा था। पहले इकट्ठी कई जेलीफिशों के सैकड़ों स्पर्शक अचानक तुरंत अलग अलग हो गए। चकरा देने वाली रफ्तार से वो बेताबी से भाग रहे लोगों पर झपटे। स्पर्शक बिजली जैसे तेज तुरंत दर्जनों बेचारों को लपेटकर हवा में उठा लेते हैं। तो 6 सेकंड में जहरीले डंकों की चपेट में आए लोग चीख तक नहीं पाए। उनके शरीर सीधे एक अकल्पनीय रफ्तार से गायब हो जाते हैं।
इस कमबख्त अंतरिक्ष स्टेशन के पास एक ढंग की लेजर राइफल तक नहीं है। उदास चेहरे से तुमने धीमी आवाज में यांसी से कहा, बेकार, कोई हथियार काम नहीं करता। यांसी बेताबी से तुम्हारे कपड़ों का कोना पकड़े हुए थी। उसकी आवाज छन्नी की तरह कांप रही थी। शारीरिक हमले और ऊर्जा हथियार बस उनके शरीरों को पार कर जाते हैं, जैसे उनका अस्तित्व ही न हो। वो असहायता का एहसास, जवाबी हमले का मौका तक न मिलने पर तुम्हारी छाती में एक हिंसा भड़क उठती है। अगर अब भी तुम्हारी पिछले जीवन की आध्यात्मिक साधना बची होती, ये कुछ कमबख्त जेलीफिश कुछ न होती। ये तो धर्म सामग्री बनाने लायक भी नहीं। लेकिन अब तुम सिर्फ तमाशा देख सकते थे जब वो सोखना खत्म करके एक आकाशीय गीत गाती। फिर उनके शरीर ठोस से आकाशीय बन गए और हवा में सहसा गायब हो गए। वास्तविक से आभासी में रूपांतरण, अंतरिक्षीय टेलीपोर्टेशन। तुमने जेलीफिशों के गायब होने की जगह को घूरा और जोर से मुट्ठी भींच ली। खतरों से भरी इस लांती जगह में कमजोरी ही मूल पाप है। तुम्हें ताकतवर बनना ही होगा, जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर। पलक झपकते ही आधे चांद से ज्यादा बीत गया। इन 2 हफ्तों में तुम पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा निकालने की एक निर्मम मशीन बन चुके थे। दिन में पादप क्षेत्र में तुम बेशर्मी से आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी शैवालों को सोखते। रात में कुछ लाल पीली जड़ी बूटियां चुराकर अपने कमरे में लौटते और बिना रुके उन्हें परिशोधित करते। सांस लेने की साधना अवस्था की श्रमसाध्य प्रक्रिया तुम्हारे लिए एक पुनर्जन्मे बूढ़े गोल्डन कोर राक्षस के लिए खाने पीने जितनी ही सरल थी। आखिरकार पागलों जैसे साधना के बाद तुम्हारे शरीर की ऊर्जा पूरी तरह भर गई। तुमने सांस लेने की साधना के मध्य स्तर में सेंध लगा दी। जैसे ही पादप क्षेत्र से बाहर निकलने का समय हुआ, यांसी समय पर आ पहुंची। 2 हफ्तों की संगति में यह औरत काफी नर्म हो गई थी। अब वो तुम पर झपटती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे प्रति उसकी नजरें और अजीब होती जा रही थी। हे भगवान, तुम्हारा रूप बदल गया है। वो अविश्वास से भरकर तुम्हारे चेहरे के पास आ गई। साधक की मज्जा और बालों की शुद्धि ने तुम्हारी त्वचा और आभा में गुणात्मक छलांग लगा दी थी। तुमने तिरछी नजर से देखते हुए मजाक किया, क्या अब ज्यादा अच्छा लगता हूं? मूलतः ये सिर्फ मजाक था। लेकिन यांसी ने सामान्य के विपरीत कोई जवाब नहीं दिया, बस तुम्हें एकटक देखती रही। उसका लहजा असामान्य रूप से गंभीर था। पहले मुझे लगता था तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा है, अब सच में मानती हूं कि तुम आकर्षक हो। तुमने हल्की सी भौं सिकोड़ी। मुसीबत, एक औरत सच में प्यार करने लगी थी। साधना में बाधा से भी बड़ी परेशानी। तभी एक आदमी की आवाज ने बेवकूफ दखल दे दिया, माफ करना, बीच में बोल रहा हूं। तुम मुड़कर देखते हो, ये वही सूट वाला आदमी था जो खुद को जंगल का बता रहा था। तुम्हारे प्रति उसकी नजर से बेशर्म जुनून झलक रहा था। तुम्हारा साथी जरा एक पल के लिए अलग हो जाए। सूट वाले ने यांसी की तरफ इशारा किया। तुमने यांसी के कंधे पर हाथ रखा। पहले जाओ। यांसी समझदार थी, तुम्हें गहरी नजरों से देखा और जाने के लिए मुड़ गई। तुम निश्चित रूप से कोई साधारण इंसान नहीं हो, ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है। सूट वाला आदमी उत्तेजित लहजे में सीधे मुद्दे पर आया। उस रात जब तुमने उसे 10 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से उठाया था, छलांग लगाई और घुटने तक नहीं मोड़े, हमारे लोगों ने साफ साफ देखा था। ये सुनते ही तुम्हारी नजरें तुरंत जम गई। तुमने एक भारी दबाव छोड़ा। तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। तुमने एक कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में गड़ी नजरों से कहा। तुम्हारी आवाज चाकू की तरह काट रही थी। सूट वाला आदमी आधा कदम पीछे हटा, हाथ ऊपर उठाया और जबरदस्ती हैंस दिया। शांत। इतनी अफरा तफरी में तुम्हारा प्रदर्शन इतना शानदार था कि हमारा ध्यान जाना लाजमी था। कोई बुरा इरादा नहीं। अच्छा, तुमने ठंडी नजरें फेर ली। अगली बार आंखें बंद रखना। सूट वाले आदमी ने लार निकली। जल्दी से मुद्दे पर आता है और जोश में एक बड़ी योजना दिखाने लगता है। मैं आज तुमसे पूछने आया था कि क्या तुम हमसे जुड़ने पर विचार करोगे? क्या तुमने कभी मैकेनिकल मोटराइज आर्मर के बारे में सुना है? जितना बोलता उतना ही उत्तेजित होता जाता। हमने सबसे नया मॉडल पा लिया है। इसका अधिकतम थ्रस्ट 10 टन तक पहुंचता है, जो एक साथ टकराने वाली 5 एसयूवी की ताकत के बराबर है। लेकिन इस चीज को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक मानसिक शक्ति चाहिए। तुम्हारे अंदर निश्चित रूप से वो क्षमता है। 10 टन की ताकत। तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करता है। सांस लेने की साधना के मध्य चरण के शरीर से 10 टन का थ्रस्ट सहने पर हड्डियां और नसें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। इन नश्वरों ने जो लोहे का ढेर बनाया है उसमें कुछ तो दिमाग लगाया है। और संचालन अवधि तुमने सही निशाना साधा। पूरी शक्ति पर 1 घंटा। विनाशकारी शक्ति एकदम सही है। इकलौता दोष यह है कि इसे प्रेत पीड़ा होती है। प्रेत पीड़ा, हाँ, ये शरीर का वो कटा हुआ हिस्सा होता है जो रहता नहीं, पर दिमाग अब भी दर्द महसूस करता है। बहुत आम परिणाम है। ये सुनकर तुमने ठंडी और मजाकिया मुस्कान बिखेरी। दीर्घायु की महान साधना का मार्ग छोड़कर ऐसी बेतुकी चालाकियों में लगना मूर्खता है। 40% सफलता दर। अगर संशोधन नाकाम भी रहा तो फिर से जिंदा तो हो ही सकते हैं। सूट वाला आदमी लगातार अपने पागल प्रचार पर अड़ा रहा। तुम मन ही मन उपहास से हंसना बंद नहीं कर रहे थे। जिस पर इन नश्वरों को घमंड है वो परम हथियार। साधना की दुनिया में बस फाउंडेशन स्टेज की लड़ाकू ताकत के बराबर है, और ऊपर से हर दिन उस लांती प्रेत पीड़ा से जूझना पड़ता है। मैकेनिकल आर्मर तो और भी हास्यास्पद है। धातु का खोल चाहे कितना भी सख्त हो, पायलट तो फिर भी कमजोर ही रहता है। मुझे साधना छुड़ाकर कबाड़ का ढेर बनाना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेतुकी बात है। क्या तुम्हारा कहना खत्म हुआ? तुमने बेहद अधीरता से उसे टोका, बर्फ जैसी ठंडी नजरों से। मुझे उस कबाड़ में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ 3 चीजें चाहिए, सीओसी, फदुजन और डागी। आखिरी 2 जितनी पुरानी हो उतना बेहतर। अब तुम्हारा यही इकलौता लक्ष्य है। हरित बाजार की जड़ी बूटियां ज्यादातर विकल्पों को कवर कर सकती हैं, लेकिन फदुजन और डागी अपूरणीय है। सूट वाला आदमी ठगा सा खड़ा रहा, भौं सिकोड़कर काफी देर सोचता रहा। सीओसी तो आसान है, कुछ अंक खर्च करके विशेष बाजारों से खरीदा जा सकता है।
लेकिन ये 2 चीनी जड़ी बूटियां जो तुमने बताई, पूरे अंतरिक्ष स्टेशन पर रहस्यमयी पहले स्तर को छोड़कर दूसरी कहीं नहीं मिलेंगी। तुम मुझे पहले स्तर पर जाने का इंतजाम करो। तुम्हारा लहजा अटल था, बिना मोल भाव की गुंजाइश दिए। असंभव। सूट वाला आदमी कड़वी हंसी हंसा। हमारे संघ का सबसे बड़े ओहदे वाला शख्स भी सिर्फ दूसरे स्तर पर ही चलता फिरता है। पहला स्तर अभेद्य है। लेकिन उसने लहजा बदला और उसकी आंखों में चालाकी की चमक आई। लेकिन अगर सच में तुम्हें ढूंढनी है तो एक जगह है जहां वो जरूर होंगी। कैसे जाना है धरती पर? तुम सीधे मुद्दे पर आ गए। सतह पर आपूर्ति भेजने वाले खोजी जहाज। सूट वाले ने तुरंत प्रलोभन फेंका। अगर तुम हमसे जुड़ गए तो मैं सतह पर उतरने का कोटा दिलवा सकता हूँ। लेकिन धरती की सतह रसातल के संतरियों से भरी पड़ी है, बेहद खौफनाक। लेजर हथियार भी उनके कवच नहीं भेद पाते। तो जाने से पहले तुम्हें मैकेनिकल मॉडिफिकेशन करवाना होगा, वरना मौत के मुंह में जाने जैसा है। फिर मॉडिफिकेशन। तुम तुरंत भड़क गए। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, मुझे उस कबाड़ से परेशान मत करो। ये कहते हुए बिना कुछ और कहे तुमने पास के कार्य मेज पर से उठाकर कलाई जितना मोटा एक ठोस लोहे का पाइप उठाया। बोलने की जहमत उठाए बिना अपनी आंतरिक ऊर्जा विस्फोट कर दी। अपनी बाहों की उन्मुक्त शक्ति बिना रोक टोक एंडेल दी। चर चर चरमराहट। वान। एक धातु की चीख जो दांत खट्टे कर दे। अचानक कमरे में गूंज उठी। सूट वाले आदमी की आश्चर्यचकित नजरों के सामने मानो कोई भूत देख लिया हो। तुमने उस ठोस लोहे के पाइप को मरोड़कर एक सर्पिल बना दिया और फिर उसे धड़ाम से उसके पैरों के पास फेंक दिया। इसे कहते हैं ताकत। तुमने अपने हाथों से लोहे के कण झाड़े और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे शरीर से निकलता दबाव उसे कई कदम पीछे धकेलने पर मजबूर कर रहा था। अब जाओ और मेरे परिवहन का इंतजाम करो। दोबारा उस तंग करने वाले ऑपरेशन का जिक्र मत करना, समझे? सूट वाले आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कौंप रही थी। ये तो सुपर पावर है। अच्छा, अगर मॉडिफिकेशन नहीं तो नहीं, एक महीने में मैं जरूर तुम्हारे भागने का इंतजाम करूंगा। सौदा पक्का। तुमने ठंडेपन से 4 शब्द कहे। 1 महीना पंख लगाकर उड़ गया। इस महीने तुमने सारे बाहरी व्यवधान ठुकरा दिए। चाहे यांसी कितनी ही जिद करती, तुम बेरहमी से उसे दरवाजे के बाहर रोक देते। पूरी तरह एक पागल तपस्वी साधना में डूबे रहे। हांफते हुए आखिरी घूंट आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है। तुम आंखें खोलते हो। अचानक तुम्हारे चारों ओर हवा का बहाव थरथराता है। यहां तक कि कमरे की चीजें भी आधा इंच पीछे धकेल दी जाती हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा शोधन की अंतिम अवस्था हासिल। अब तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं बढ़ी है, बल्कि तुम्हारी शारीरिक दशा भी मानवीय सीमाओं से कहीं परे है। धरती, चाहे वो ड्रैगन और बाघों की मांदी क्यों न हो, संस्थापन गोली के लिए तुम वहां भी जाने को तैयार हो। आखिरकार योजना के मुताबिक तुम पहुंचते हो। ये पहनो। सतह पर पहुंचकर हर पल संपर्क बनाए रखना। 11। जुआनान हैच पर टिका हुआ है। बहुत तेजी से बोलते हुए निर्देश देता है। याद रखना, तुम्हें 2 काम पूरे करने हैं। पहला, सतह पर पहुंचने पर हमारे पृथक्करणवादी संगठन का काम। हमने जो पैटर्न दिए हैं उसके अनुसार मैट्रिक्स बनाकर रिसरेक्शन का इस्तेमाल करके हमारे बताए एक व्यक्ति को पुनर्जीवित करना। मैं तुम्हें नीचे रहते हुए बताऊंगा कि वो कौन है। दूसरा, अंतरिक्ष स्टेशन का आधिकारिक काम। जहां तुम उतरोगे वहां बड़ी मात्रा में हरा पीला अक्रिय पत्थर है। पहचानना आसान है। टक के ड्रिल से पागलों की तरह खोदो। जितना भर सको भर लो। जहां भर न पाओ वहां पानी की तरह खींच लो। तुम हेडफोन लगा लेते हो। बिना किसी भाव के उसे देखते हुए तुम थोड़ा पीछे हटते हो। एक आखिरी चेतावनी। 11। जुआंगन हैच को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में बेहद डर है। सतह पर 2 जगह हैं जहां कभी नहीं जाना, चाहे जान ही क्यों न जाए। पहली, प्राचीन शहरों के खंडहर सब रिसरेक्शन से पागल हुई बड़ी बड़ी आकृतियों से भरे हैं। वहां जाना मौत को बुलाना है। दूसरी, एक विशाल पिंड जो इंसानी दिमाग के केंद्रक जैसी दिखती है, थैलेमस कोर। रात में वो थैलेमस संतरी अड़ियल होते हैं। दिन में सब उसी में सोते हुए छिपे रहते हैं। अगर सामने पड़ जाए तो तुरंत घूमकर भाग जाना। शुभकामनाएं, चेन फैन। 1। हैच जोर से बंद होता है। तुम पायलट की सीट पर बैठ जाते हो। नजरों में कोई डर नहीं, बस ताकत के लिए एक दीवानगी भरी लालसा। तुम झटके से थ्रस्ट लीवर खींचते हो। धरती, मैं आ रहा हूं। 10, 9, 8। उड़ान। 3 अप्रैल साल 641। 5 घंटे 20 मिनट 0 सेकेंड। अक्षीय युग्मन पृथक्करण। पूर्ण त्वरण। आदेशों की एक श्रृंखला निष्पादित होती है। टग तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से अचानक अलग हो जाता है। इंजन रिवर्स में काम करते हैं, धरती के गुरुत्वाकर्षण के गिरने के झटके को मजबूती से संतुलित करते हुए। देखो, बिना पलक झपकाए अपेक्षित अवतरण बिंदु से भटको मत। अभी तुम्हें बस यही करना है। 5 मिनट से भी कम समय में सतह की रूपरेखा तुम्हारी नजरों से टकराती है। ज्यादा दूर नहीं, शहर के खंडहरों में एक काली मीनार बादलों तक ऊंची उठी है। तुम बस एक झलक देखते हो और तुम्हारे दिल में प्रतिरोध की लहर उठती है। तुम जबरदस्ती मुंह फेर लेते हो। तुम्हें भी महसूस हुआ है ना? हेडफोन में सूट वाले आदमी की आवाज। दरअसल 1-2 बार और देखने से पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। एक बिल्कुल दिव्यता के विरोधी बेचैनी। वो सब विकृत असंमित डिजाइन है। ये आध्यात्मिक प्रदूषण है। तुम दांत बेचकर झुंझलाहट भरे लहजे में बेचैनी दबाते हो। तुम्हारा कहना खत्म ही हुआ था कि टग जोर से जमीन पर धमाके से गिरता है। हैच खुलते ही घनी और अभेद्य आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत तुम्हें आवृत कर लेती है। तुम्हारे सारे रोम खुल जाते हैं।
यहाँ एक दिन रहना अंतरिक्ष स्टेशन पर 10 दिन से ज्यादा तपस्या साधना के बराबर है। तुम्हारे पास खोने को वक्त नहीं है। थैलेमस संतरी रात ढलने पर पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे। हिसाब लगाते हुए तुम्हारे पास खनन काम पूरा करने के लिए बस 14 घंटे हैं। समय इतना तंग है कि लगता है निचोड़ने पर पानी टपक पड़ेगा। इर्द गिर्द स्कैन करके और कुछ भी असंगत न देख तुम हाथ उठाकर खनन उपकरण जगह पर लगा देते हो। ड्रिल जमीन में मजबूती से धंस जाती है। सारी गतिविधि सुगम है। जांच पंजे का ढांचा 30 मिनट लेता है। अगर हरी बत्ती जले चिंता मत करो, वो अपने आप करेगा। अगर लाल बत्ती जले तो हाथ से स्थिति बदलना। सूट वाले की आवाज आती है। इस आधे घंटे का ढांचा ढूंढने के दौरान क्या मैं आजाद घूम सकता हूँ? तुम पूछते हो। बस बहुत दूर मत जाना, वो जोड़ता है, वरना भूमिगत लोग कोई आदमी न देख मशीन तोड़ने आ जाएंगे। भूमिगत लोग, तुम भौहें सिकोड़ते हो। वो नाम तुमने कभी नहीं सुना। वो लोग जो टावर की जेल से भाग निकले थे, उनका दिमाग मुड़ा हुआ है, पीड़ा को आनंद समझते हैं। वो तुम्हें चंद शब्दों में समझा देता है। और वो लाल कुकुरमुत्ते एक सामान्य इंसान खाएगा तो इतना बीमार पड़ेगा कि तुरंत आत्महत्या कर ले, लेकिन वो लोग खाते हैं। दिमाग में डोपामाइन चरम पर पहुंच जाता है। जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा आनंद। ये सुनकर तुम्हारी पलकें फड़कती हैं। टावर की जेल उनके लिए स्वर्ग तो नहीं है ना? तभी तो टावर में हम जैसे सिर्फ सामान्य लोगों को बंद करते हैं। उधर हम वो कला नहीं सीख सकते। अगर सीख ली तो टावर का जेल असर ही नहीं करेगी। अंतरिक्ष के उच्च अधिकारी इसे छिपाते हैं। हम कुछ पता नहीं लगा सकते। इन शब्दों के साथ वो खामोश हो गया। तुमने और नहीं पूछा और आध्यात्मिक ऊर्जा से घने जंगल में घुस गए, पर्याप्त पुराने पोरिया कोकोस और बैंगनी काली यूफोर्बिया की तलाश में। संस्थापन गोली की मुख्य सामग्री मिलनी मुश्किल। रास्ते में तुमने बहुत सी जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक पौधे बटोरे। हालांकि वो दो मुख्य सामग्री नहीं मिली, पर कुछ गोलियां परिशोधित करने और अंकों में बदलने लायक काफी है, तो बेकार नहीं गया। पलक झपकते ही शाम हो आई। 5 बजे, जल्दी वापस आओ। अगर और अंदर गए तो थैलेमस संतरी निकल आएंगे। सूट वाले की चेतावनी हेडफोन में जोर से गूंजी। तुम्हारी अभी सिर्फ ऊर्जा साधना की अवस्था है। तुम अकड़ने की हिम्मत नहीं करते। पलटते हो और ट्रांसपोर्टर की दिशा में दौड़ पड़ते हो। लेकिन जैसे ही तुम अवतरण बिंदु के करीब पहुंचते हो, हवा के साथ एक तीखी और अप्रिय मरोड़ की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती है। तुमने तुरंत अपनी सारी नसें तान ली। हाथ उठाकर हेडफोन को माइक्रोफोन मोड में बदला। सुन सकते हो मुझे? ये कैसी आवाज है मैं सुन रहा हूँ? उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई, जैसे पहले कभी न थी। करीब मत जाओ। वो आवाज थैलेमस कोर है। तुम्हारा दिमाग घनघनाया। मेरा ट्रांसपोर्टर ठीक सामने है। अगर नहीं बढ़ा तो अंतरिक्ष स्टेशन वापस कैसे जाऊंगा? जल्दी करो, पहले इसकी स्थिति पुष्ट करो। अभी अंधेरा नहीं हुआ। बहुत करीब होने पर भी ये सक्रिय रूप से हमला नहीं करेगा। दांत पीसते हुए तुम सावधानी से जंगल के छोर तक कुछ कदम बढ़े। 4 लोगों जितना ऊंचा वो राक्षसी ढेर, ठीक वैसे ही जैसे दिमाग होता है एक अर्ध पारदर्शी राक्षस, वो वही था। और तुम्हारा ट्रांसपोर्टर उसके अंदर लिपटा हुआ था, ऐंठ रहा था। ट्रांसपोर्टर अनगिनत थैलेमस संतरियों से ढका हुआ था, जिसे देख तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। वो चीज देखी तुमने? हाँ, देख ली। तुम उस राक्षस को घूरते हो जो लगातार ऐंठ रहा है। उसने मेरा पूरा ट्रांसपोर्टर लपेट लिया है। क्या करूं? बस यही कह सकता हूं कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। सूट वाला आदमी कड़वी हंसी हंसता है। इस चीज की स्थिति पूरी तरह बेतरतीब है। इसका ट्रांसपोर्टर को लपेट लेना अविश्वसनीय रूप से कम संभावना है। क्या पहले कभी किसी ने इसका सामना किया है? हाँ, उसने सच्चाई से कहा। ट्रांसपोर्टर में स्वचालित पायलट है। वो खुद लौट सकता है। सबसे बुरी स्थिति में पायलट उसे बाहर से गाइड करे। हर हाल में रीसेलेक्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन रीसेलेक्ट होने पर बहुत सारे अंक लगते हैं, और अगर मिशन नाकाम हुआ तो जुर्माना भी कटता है। भारी नुकसान। वो रुका और जोड़ा, अगर तुम कल सुबह तक इंतजार कर सको तब तक वो अपने आप गायब हो जाएगा। तब न सिर्फ तुम्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि खोदी गई उच्च स्तरीय सामग्री से खूब कमाई भी होगी। तुम उस चीज को देखते हो जो लगातार एक धीमी आवाज छोड़ रही है। तुम लगभग अपने दांत तोड़ बैठे। मैं सुबह तक कैसे रुकूंगा? जल्दबाजी मत करो। मैं किसी समाधान पूछता हूँ। हेडफोन तुरंत खामोश हो जाते हैं। बस तुम जंगल में खड़े हो, ज्यादा दूर नहीं, थैलेमस कोर को घूरते हुए। समय सेकंड दर सेकंड शाम की तरफ खिसकता जाता है। 15 मिनट बाद आखिरकार उसकी आवाज लौटती है। ठीक है, 2 विकल्प हैं। बच पाना मुमकिन है। कैसे? क्या तुम भूमिगत जाओगे? सतह पर इस बार तुम्हारा काम क्या है? उसने पलट कर पूछा। तुम तुरंत समझ जाते हो। तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। खोज ड्रिल का इस्तेमाल करो। सही है ना? उसकी आवाज तुरंत ऊंची हो जाती है। तुमने जो ड्रिल बिछाई थी वो लिपटी तो नहीं है ना? नहीं तो किस बात का इंतजार है? उसकी आवाज हेडफोन से टकराती है। ड्रिल को तुरंत पूरी शक्ति पर लगाओ। नीचे की ओर छेद करो और मेरे लिए तह से रास्ता खोलो। तुम अचानक मुड़ते हो, ड्रिल की दिशा में दौड़ लगाते हो, फिर एक झटके में शक्ति अधिकतम तक बढ़ा देते हो। अगले पल ड्रिल बिट कान फोड़ू दहाड़ के साथ नावें जलाने के संकल्प से जोर से भूमिगत में धंसता है। जैसे ड्रिल बिट चट्टान से टकराता है, एक गरजदार धमाका तुरंत फूट पड़ता है। तुम्हारे पांव थरथराते हैं। यहाँ तक कि 4 लोगों की ऊंचाई वाला वो थैलेमस कोर का ढेर भी बुरी तरह ऐंठता है। शोर के बीच
सतह पहले ही महीन दरारों में फट चुकी है। अनगिनत थैलेमस संतरी दरारों में तड़प रहे हैं, सामूहिक रूप से बाहर निकलने को तैयार। क्या हुआ? छेद हो गया। हेडफोन में सूट वाले आदमी की आवाज घबराई हुई है। अंधेरा होने में बस आधा घंटा है, सावधान रहो, बकवास मत करो। तुम दांत पीसते हुए जवाब देते हो। तुम्हारी कनपट्टी की नसें जोर जोर से फड़क रही हैं। जितना बोलोगे उतना दबाव महसूस होगा। बात खत्म होते ही और तुम्हारी आंख के कोने से नजर जाती है कि थैलेमस कोर की दरार चौड़ी होती जा रही है। एक संतरी तो आधा शरीर बाहर निकाल चुका है। अंधेरा होने में बस 15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट से भी कम बचा है, अंधेरा होने वाला है। हेडफोन पर चेतावनी फिर कड़कती है। मुझे पता है, मुझे पता है। तुम भौहें टेढ़ी कर ड्रिल की प्रगति देखते हुए धीमी आवाज में कोसते हो। हाथ उठाकर अपने पास का सारा पीने का पानी छेद पर डाल देते हो। सी सफेद भाप तुरंत उठती है। ड्रिल का अतिताप अलार्म आखिरकार बंद होता है। 10 और मिनट सहने के बाद ड्रिल की दहाड़ अचानक गायब हो जाती है। धम, जल्दी जल्दी रस्सी बांधो और कूदो, वक्त नहीं है। हेडफोन पर सूट वाले की खुशी लगभग छलकी पड़ती है, लेकिन तुम अचानक मुड़ते हो और दिल बैठ जाता है। थैलेमस कोर का मुंह पूरी तरह फट चुका है। थैलेमस संतरी प्लेग की तरह काले ज्वार की मानिंद उमड़ पड़ते हैं। पल भर में वो छेद के किनारे तक पहुंच जाते हैं। वक्त नहीं, तुम दृढ़ निर्णय लेते हो। आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत तुम्हारे शरीर में समा जाती है। रस्सी की परवाह किए बिना एक छलांग में तुम सैकड़ों मीटर गहरे कुएं में कूद पड़ते हो। आसमान, तुम सीधे कूद गए। सूट वाले की चीख गिरने की हवा में बिखर जाती है। तुम हाथों और पैरों से ब्रेक लगाने के लिए कुएं की दीवार पकड़ते हो, लेकिन ऊपर से अजीब चीखें करीब आती जाती हैं। वो संतरी परछाई के जीवों की तरह दीवार पर चिपक कर टकटक की आवाज के साथ और करीब आते हैं। तुम्हें उनकी भारी सांसों की बू तक आने लगती है। पूरी ताकत लगा दो। तुम तुरंत रक्त जलाने की महान तकनीक सक्रिय करते हो। कुएं की दीवार छोड़कर उल्का की तरह सीधे नीचे तल तक गोता लगाते हो। चरमराहट, हड्डियों की क्षति की आवाज। तुम जोर से जमीन पर गिरते हो। तीखा दर्द तुम्हारी टांगों में दौड़ जाता है। तुम हिल भी नहीं सकते, लेकिन ऊपर से चीखें अब भी उतर रही हैं। मुश्किल से तुम बैग तक पहुंचते हो, औषधीय जड़ी बूटियां निकालते हो और बिना कुछ सोचे सब मुंह में ठोंस लेते हो। आध्यात्मिक ऊर्जा जड़ी बूटियों की शक्ति से मिलकर गुस्से से घावों को धोती है। टांगों की संवेदना धीरे धीरे लौटती है। 20 सेकंड, तुम खुद को खड़े होने पर मजबूर करते हो, हालांकि हर हरकत बेहद मुश्किल है। ठीक उसी पल वो संतरी कुएं के मुंह तक पहुंच चुके होते हैं, बस एक कदम दूर। मगर अगले ही पल मानो किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक दिया हो। चाहे जितना चीखें, हाथ पांव मारे, वो कुएं से आधा कदम भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। तुम अचानक सारी ताकत खोकर जमीन पर ढह जाते हो। गहरी सांस लेते हुए कुएं की तरफ चिल्लाते हो। तुम वहां हो, हेडफोन दबाकर सूट वाले से बात करते हो। सिर्फ करंट की चर चर सुनाई देती है। रीस्टार्ट करते हो, फिर बुलाते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं। सैकड़ों मीटर गहराई पर सिग्नल पूरी तरह कट चुका है। तुम्हारे पास गंवाने का वक्त नहीं। पालथी मारकर जमीन पर बैठते हो। आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित कर चोट सहते हो और अगली सुबह की मुश्किल से राह देखते हो। आखिरकार तुम मुश्किल से चल पाने लायक होते हो। बस 2 काम करने हैं, पानी ढूंढना और सतह पर वापसी का रास्ता। ड्रिल को ठंडा करने में अपना सारा पानी लगा चुके थे। अगर ऊर्जा की भरपाई न की तो राक्षसों की जरूरत नहीं, तुम खुद ही नहीं बच पाओगे। टॉर्च जलाकर कृत्रिम रूप से खोदी गई सुरंग में चलते हो। आखिर जितना छोटा रास्ता, उतने ज्यादा लोग और पानी और बस्तियां मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब पूरे 2 घंटे चलने के बाद अचानक सामने से कदमों की आहट आती है। तुम्हारी नसें तुरंत तन जाती हैं। आत्मरक्षा का चाकू निकालकर धीरे धीरे पास जाते हो। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ती है, तुम्हारा पूरा शरीर सतर्क हो जाता है। सामने एक जवान लड़की है, पीली त्वचा और पतला शरीर, लेकिन उसका रूप बड़ा अजीब है। उसके चेहरे पर दर्जनों छोटी कीलें जड़ी हैं और पलकों पर चमकदार लोहे के हुक लटक रहे हैं। देखते ही अशुभ लगता है। तो यही था जिसे सुबह वाला भूमिगत लोग कहता था, जो दर्द में आनंद ढूंढते हैं। तुम दांत भींचकर जबरदस्ती मुस्कान लाते हो। धीमी आवाज में पूछते हो, क्या तुम मुझे समझ सकती हो? लड़की चौंकती है, देर तक हक्की बक्की रहती है, फिर मुश्किल से बोलती है, तुम सतह से हो? हाँ, तुम जवाब देते हो, सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए मुद्दे पर आते हो। क्या तुम्हें पता है सतह पर कैसे लौटना है? वो खोई खोई सी खड़ी रहती है, जैसे बहुत ज्यादा पीली हो। हाथ में पकड़ी लोहे की बाल्टी हिलाती है। बहुत देर बाद बोलती है, मैं पानी लेने जा रही हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं आते? पानी। तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। ठीक है, मुझे भी पानी चाहिए। वो मुड़कर आगे चल देती है। बहुत कम बोलती है। जब भी तुम कुछ पूछते हो, वो एक बार जवाब देती है। बाकी वक्त ऐसे लगता है जैसे सोई हुई हो। ज्यादा दूर नहीं, बहते पानी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही भूमिगत नदी उसकी आंखों के सामने आई, लड़की ने सीधे आधी बाल्टी पानी भरा, सर उठाकर सब गटक गई। तुमने भौं सिकोड़ कर पूछा, क्या तुमने कई दिन से पानी नहीं पिया? नहीं, उसने सर हिलाया। पूरी सहजता से बोली, मुझे डर है कहीं प्यास न लग जाए, इसलिए पहले ही ज्यादा पी लेती हूँ। तुम सचमुच अविश्वसनीय हो। तुमने कहा, तो पेट भरने के लिए सारा खाना भी पहले ही खा लेती हो? हाँ, उसने सर हिलाया। क्योंकि अगर भूख लगने तक इंतजार किया तो लोगों को बहुत कष्ट होता। तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक बिजली कौंधी। उसकी दुनिया पूरी तरह उल्टी थी। अपनी छाती के सदमे को दबाकर तुमने हिचकिचाते हुए पूछा, तो थकावट की हद तक 2 दिन और 2 रात? तुमने और नहीं पूछा। अपनी छोटी कैंटीन निकाली जिसमें आधा पानी था, ढक्कन खोला और ताजगी भरी मिठास तुरंत फैल गई। लड़की तुम्हें ईर्ष्या भरी नजरों से देखती रही। पानी पीना सुखद है, तुमने सर हिलाया। जब गला जलने को हो तब थोड़ा ठंडा पानी पीना काफी सुखद लगता है। हम भूमिगत लोगों ने तो कभी आनंद नहीं झेला। उसकी आवाज उदासी से भरी थी।
तुम और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे और सीधे पूछ लिया, अब तुम सो चुकी हो, अब मुझे सतह पर ले जा सकती हो। वो अचानक ठिठक गई और आखिरकार बात याद आई। हाँ, सतह पर जाना है, माफ करना, मुझसे गलती हुई। तुमने उसे देखा, वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, एक दबी हुई झुंझलाहट निकलने का रास्ता नहीं पा रही थी। वो लड़खड़ाई और दीवार से टकरा गई। पानी की बाल्टी जमीन पर गिरकर सब जगह बिखर गई। मैं सच में और नहीं सह सकती, उसने पूरी गिड़गिड़ाहट से तुम्हें देखते हुए कहा। मुझे बस थोड़ी देर सो लेने दो, ठीक है? जागने पर तुम्हें सतह पर ले जाऊंगी। कहते ही तुम्हारी सहमति की परवाह किए बिना वो मुड़ी और गहरी सुरंग में चली गई। तुम वहीं खड़े रहे, उसकी पीठ को और फिर हर तरफ फैली काली गहरी सुरंगों को देखते हुए। आगे अज्ञात भूमिगत लोगों का गांव, पीछे एक बंद गली। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। दांत पीसकर आखिरकार तुमने उसके पीछे पत्थर के घर तक जाने के लिए पांव उठाया। पत्थर घर में घुसते ही तुमने देखा वो बिस्तर पर गिरी और तुरंत गहरी नींद में सो गई। तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं। तुम एक तरफ पालथी मारकर बैठ गए, चोटों को भरने और साधना को मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करने लगे, बस इस इंतजार में कि कब वो जागे और तुम्हें सतह पर ले जाए। न जाने कितना वक्त गुजरा जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से एक आदमी की विनम्र और शिक्षित आवाज आई, नमस्ते, क्या दरवाजा खोल सकते हैं? तुम तुरंत सतर्क हो गए और धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर काले जैकेट में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था, जिसके पूरे शरीर पर एक भी घाव नहीं, बिल्कुल अलग और विकृत भूमिगत लोगों से। उसने तुम्हें सिर से पांव तक निहारा और मुस्कुराया। मुझे अपना परिचय देने दो, मेरा नाम जुकफू है, मैं इसी गांव का हूं। कह सकते हैं कि मैं कुछ शोध करता हूं। पहले मैं भी अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करता था। शोध? तुमने हद दर्जे की सावधानी से भौं सिकोड़ी। शोध? भूमिगत लोगों का दर्द को आनंद मानने का सनक। उसने थोड़ा करीब आकर रहस्यमयी लहजे में कहा, क्या ख्याल है, मेरे शोध के नतीजे देखना चाहोगे? छोड़ो, तुमने सीधे इनकार कर दिया, बिना किसी लाग लपेट के। मुझे बस जल्द से जल्द सतह पर लौटना है, बाकी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं। जुकफू ने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही लड़की पर एक नजर डाली और आधी मुस्कान से कहा, सतह पर लौटना चाहते हो? तुम्हें रास्ता नहीं पता और उसके जागने का इंतजार कर रहे हो कि वो ले जाए, तो मेरी सलाह है कि इंतजार मत करो। क्यों? इस लड़की का नाम जिंगलिन है। हद तक पहुंचने के लिए अक्सर बिना सोए कई दिन गुजार देती है, और जब सोती है तो पूरा दिन रात, कभी कभी ज्यादा। तो मैं इंतजार करूंगा। तुमने बिना परवाह किए कहा, तुम्हें पता नहीं कि सतह के लोग भूमिगत रात नहीं बिता सकते। उसने विषय बदला और लहजा तुरंत गंभीर हो गया। अगर ज्यादा देर रहे तो तुम्हें एक श्राप लग जाएगा, बिल्कुल हमारी तरह ज्ञान पूरी तरह उल्टा हो जाएगा, और ये श्राप अपरिवर्तनीय है जब तक इसे पूर्ववत न किया जा सके, समझे? उसकी आंखें चमक उठी और तेजी से तुम्हें समझाने लगा, अगर श्राप में पड़ गए तो खाना पीना सोना, जो चीजें सामान्य होनी चाहिए थी, वो पूरी तरह यातना बन जाएंगी। जितनी भूख होगी उतना ज्यादा खाओगे, जितनी प्यास उतना पीना पड़ेगा, और दर्द बढ़ता जाएगा। कष्ट न सहने के लिए हम बस पहले ही खा पीकर सो लेते हैं, खुशी को जबरदस्ती सहना पड़ता है। मैं उनकी तरह नहीं हूं, सीमा खोजता हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर देर सवेर जीवन शक्ति खो दोगे। उसने गंभीर लहजे में कहा, हमारे लिए दर्द का एहसास खाने से 1000 गुना तीखा है। तुम तुरंत समझ जाते हो, इसकी लत लग सकती है, विनाश की लत। बिल्कुल, उसने जोर से सर हिलाया। हर श्रापित व्यक्ति आखिर में इसका आदी हो जाता है।